दोस्तों, गेम ऑफ थ्रोन्स की नई कहानी अगर आप लोगों को पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद। अगर वह घटिया चीज एक और धुरा तोड़ती है तो मैं इसे जला दूंगा और सेर्सी चल सकेगी। नेड हंसा। मैं खुशी से तुम्हारे लिए मशाल जलाऊंगा। अच्छा आदमी, राजा ने उसके कंधे पर थपथपाया। मैं उन सबको पीछे छोड़कर बस चलते रहने का मन बना रहा हूं। नेड के होठों पर मुस्कान आ गई। मुझे लगता है कि तुम सच में ऐसा सोचते हो। हाँ, राजा ने कहा। तुम क्या कहते हो नेड? सिर्फ तुम और मैं, राजाओं के रास्ते पर दो आवारा योद्धा, हमारी तलवारें हमारी बगल में, और भगवान जाने हमारे सामने क्या है। और शायद एक किसान की बेटी या एक शराब खाने की नौकरानी जो आज रात हमारे बिस्तर को गर्म कर दे। काश हम ऐसा कर पाते, नेड ने कहा। लेकिन अब हमारे पास कर्तव्य हैं, मेरे राजा, राज्य के प्रति, हमारे बच्चों के प्रति, मैं अपनी पत्नी के प्रति और तुम अपनी रानी के प्रति। हम वो लड़के नहीं रहे जो हम पहले थे। तुम वो लड़के कभी नहीं रहे जो तुम थे, रॉबर्ट ने बड़बड़ाया। इससे ज्यादा दुख की बात है। और फिर भी एक बार ऐसा हुआ था। उसका नाम क्या था? तुम्हारी वो आम लड़की बेक्का? नहीं, वो मेरी ही थी। भगवान उसे प्यार करते हैं। काले बाल और ये प्यारी बड़ी आंखें, तुम उनमें डूब सकते हो। तुम्हारा था एलिना? नहीं, तुमने मुझे एक बार बताया था। क्या वह मेरिल थी? तुम जानते हो मैं किसकी बात कर रहा हूं? तुम्हारे कमीने की मां। उसका नाम व्याला था, नेड ने शांत शिष्टाचार के साथ उत्तर दिया। और मैं जल्द ही उसके बारे में बात नहीं करूंगा। व्याला? हाँ, राजा मुस्कुराया। वह एक दुर्लभ महिला रही होगी अगर वह लॉर्ड एडार्ड स्टार्क को 1 घंटे के लिए भी अपना सम्मान भुला सकती थी। तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि वह कैसी दिखती थी। नेड का मुंह गुस्से से कस गया। नहीं, मैं रहने दो रॉबर्ट, उस प्यार के लिए जो तुम कहते हो कि तुम मेरे लिए रखते हो। मैंने खुद को और कैटलिन को देवताओं और मनुष्यों की दृष्टि में अपमानित किया। भगवान दया करें, तुम कैटलिन को शायद ही जानते हो। मैंने उसे पत्नी बना लिया था। वह मेरे बच्चे को ले जा रही थी। तुम खुद पर बहुत सख्त हो नेड। हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, तो लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। हमेशा से थे। लानत है, कोई भी महिला अपने बिस्तर में बेलोर द ब्लेस्ड को नहीं चाहती। उसने अपने घुटने पर हाथ मारा। ठीक है, अगर तुम इसके बारे में इतना दृढ़ महसूस करते हो तो मैं तुम पर दबाव नहीं डालूंगा। हालांकि मैं कसम खाता हूं, कभी कभी तुम इतने कांटेदार हो जाते हो कि तुम्हें हेजहॉग को अपना प्रतीक बना लेना चाहिए। उगते सूरज ने भोर की पीली सफेद धुंध के माध्यम से प्रकाश की उंगलियां भेजी। उनके नीचे एक विस्तृत मैदान फैला हुआ था, नंगा और भूरा। यहां वहां इसकी समतलता लंबे, कम टीले से उभरी हुई थी। नेड ने उन्हें अपने राजा को दिखाया। पहले लोगों के बैरों, रॉबर्ट ने भौहें सिकोड़ी। क्या हम कब्रिस्तान में घुस आए हैं? उत्तर में हर जगह बैरो हैं, महामहिम, नेड ने उससे कहा। यह भूमि पुरानी है और ठंडी, रॉबर्ट ने बड़बड़ाते हुए अपने लबादे को और भी कसकर अपने चारों ओर लपेट लिया। गार्ड ने उनके पीछे रिज के निचले हिस्से में अच्छी तरह से लगाम लगा दी थी। ठीक है, मैं तुम्हें यहां कब्रों के बारे में बात करने या तुम्हारे कमीने के बारे में झगड़ा करने के लिए नहीं लाया हूं। रात में किंग्स लैंडिंग में लॉर्ड वैरिड से एक सवार था। यहां राजा ने अपनी बेल्ट से एक कागज निकाला और नेड को सौंप दिया। वैरीज नपुंसक, राजा के कानाफूसी करने वालों का गुरु था। उसने अब रॉबर्ट की सेवा उसी तरह की जैसे उसने कभी एरिस टारगेरियन की सेवा की थी। नेड ने लीसा और उसके भयानक आरोप के बारे में सोचते हुए कांपते हुए कागज को खोला, लेकिन संदेश लेडी एरिन से संबंधित नहीं था। इस जानकारी का स्रोत क्या है? क्या आपको सर जोरा मॉरमॉन्ट याद है? काश मैं उसे भूल पाता, नेड ने स्पष्ट रूप से कहा। बेयर आइलैंड के मॉरमॉन्ट एक पुराने घराने के थे, गर्वित और सम्माननीय, लेकिन उनकी जमीनें ठंडी, दूर और गरीब थीं। सर जोरा ने कुछ शिकारियों को एक टायरोशी दास व्यापारी को बेचकर परिवार के खजाने को बढ़ाने की कोशिश की थी। चूंकि मॉरमॉन्ट स्टार्क के बैनरमैन थे, इसलिए उनके अपराध ने उत्तर को बदनाम किया था। नेड ने बेयर आइलैंड के लिए पश्चिम की ओर लंबी यात्रा की थी, लेकिन जब वह पहुंचा तो पाया कि जोरा ने जहाज को बर्फ और राजा के न्याय की पहुंच से परे ले लिया था।
तब से 5 साल बीत चुके थे। सर जोरा अब पेंटोस में एक शाही क्षमा पाने के लिए उत्सुक है जो उसे निर्वासन से लौटने की अनुमति देगा, रॉबर्ट ने समझाया। लॉर्ड वेरीज उसका अच्छा उपयोग करते हैं। तो दास व्यापारी एक जासूस बन गया है, नेड ने अरुचि के साथ कहा। उसने पत्र वापस सौंप दिया। मैं चाहूंगा कि वह एक लाश बन जाए। वेरीज ने मुझे बताया कि लाशों की तुलना में जासूस अधिक उपयोगी होते हैं, रॉबर्ट ने कहा। जोरा को छोड़कर तुम उसकी रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हो? डेनेरीज टारगरियन ने किसी डोथरा की घुड़सवार से शादी कर ली है। क्या हुआ? क्या हम उसे शादी का तोहफा भेजें? राजा ने भौहें सिकोड़ी। शायद एक चाकू, एक अच्छा तेज चाकू और उसे चलाने वाला एक साहसी आदमी। नेड ने आश्चर्य नहीं जताया। रॉबर्ट की टारगरियन के प्रति नफरत उसके अंदर एक पागलपन थी। उसे वे गुस्से भरे शब्द याद आ गए जो उन्होंने तब कहे थे जब टाइविन लैनिस्टर ने रॉबर्ट को रैगर की पत्नी और बच्चों की लाशें वफादारी के प्रतीक के रूप में भेंट की थीं। नेड ने उस हत्या का नाम रखा था। रॉबर्ट ने इसे युद्ध कहा। जब उसने विरोध किया था कि युवा राजकुमार और राजकुमारी शिशुओं से अधिक कुछ नहीं थे, तो उसके नए बने राजा ने जवाब दिया था, मुझे कोई शिशु नहीं दिख रहा है, केवल ड्रैगन स्पॉन। जॉन एरन भी उस तूफान को शांत नहीं कर पाए थे। एडार्ड स्टार्क उसी दिन ठंडे गुस्से में दक्षिण में अकेले युद्ध की अंतिम लड़ाई लड़ने के लिए निकल पड़े थे। उन्हें समेटने के लिए एक और मौत की जरूरत थी, लियाना की मौत और उसके जाने पर उनके द्वारा साझा किया गया दुख। इस बार नेड ने अपना आपा न खोने का संकल्प लिया। आपका अनुग्रह लड़की बमुश्किल एक बच्ची से अधिक है। आप निर्दोषों का वध करने वाले टाइविन लैनिस्टर नहीं हैं। ऐसा कहा जाता है कि रैगर की छोटी लड़की रोई थी जब वे उसे तलवारों का सामना करने के लिए उसके बिस्तर के नीचे से खींच कर ले गए थे। लड़का गोद में लिए एक बच्चे से ज्यादा कुछ नहीं था। फिर भी लॉर्ड टाइविन के सैनिकों ने उसे उसकी मां के स्तन से छीन लिया और उसका सिर दीवार पर पटक दिया। और यह कब तक निर्दोष बना रहेगा? रॉबर्ट का मुंह कठोर हो गया। यह बच्चा जल्द ही अपने पैर फैलाएगा और मुझे परेशान करने के लिए और अधिक ड्रैगन स्पॉन पैदा करना शुरू कर देगा। फिर भी, नेड ने कहा, बच्चों की हत्या यह घिनौना होगा, अकथनीय। अकथनीय? राजा दहाड़ा। एरिस ने आपके भाई ब्रैंडन के साथ जो किया वह अकथनीय था। जिस तरह से आपके लॉर्ड फादर की मृत्यु हुई वह अकथनीय था। और रेगर, आपको लगता है उसने कितनी बार आपकी बहन का बलात्कार किया? कितनी सैकड़ों बार। उसकी आवाज इतनी तेज हो गई थी, मैं हर उस टारगेरियन को मार डालूंगा जो मेरे हाथ लग सकता है, जब तक कि वे अपने ड्रैगन की तरह मर न जाएं, और फिर मैं उनकी कब्रों पर पेशाब करूंगा। नेड जानता था कि जब क्रोध उस पर था तो उसे उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। यदि वर्षों ने रॉबर्ट की बदला लेने की प्यास को नहीं बुझाया था तो उसके कोई भी शब्द मदद नहीं करेंगे। तुम इस पर अपना हाथ नहीं रख सकते, है ना? उसने धीरे से कहा। राजा के मुंह पर कड़वाहट भरी मुस्कान आ गई। नहीं, भगवान को शाप दिया जाए। कुछ चेचक से पीड़ित पेंटोशी चीजमॉन्गर ने उसके भाई और उसे अपनी संपत्ति पर दीवार के अंदर बंद कर दिया था और उनके चारों ओर नुकीली टोपी पहने हुए हिजड़े रखे थे, और अब उसने उन्हें डोथराकी को सौंप दिया है। मुझे उन दोनों को सालों पहले ही मार देना चाहिए था, जब उन्हें पकड़ना आसान था, लेकिन जॉन भी तुम्हारे जितना ही बुरा था। मैं और भी मूर्ख हूं, मैंने उसकी बात मान ली। जॉन एरन एक बुद्धिमान व्यक्ति और एक अच्छा हैंड था। रॉबर्ट ने नाक भौं सिकोड़ी। क्रोध उसे उसी तरह से अचानक छोड़ रहा था जैसे वह आया था। इस खाल ड्रोगो के बारे में कहा जाता है कि उसके गिरोह में 1 लाख आदमी हैं। जॉन इस पर क्या कहेगा? वह कहेगा कि 10 लाख डोथरा की भी राज्य के लिए कोई खतरा नहीं है, जब तक कि वे संकीर्ण समुद्र के दूसरी तरफ रहें। नेड ने शांति से उत्तर दिया। बर्बर लोगों के पास कोई जहाज नहीं है। वे खुले समुद्र से नफरत करते हैं और उससे डरते हैं। राजा अपनी काठी में असहजता से हिल गया। शायद, हालांकि फ्री सिटीज में जहाज हो सकते हैं। मैं तुम्हें बताता हूं, नेड, मुझे यह शादी पसंद नहीं है। 7 राज्यों में अभी भी ऐसे लोग हैं जो मुझे सूदखोर कहते हैं। क्या आप भूल गए हैं कि युद्ध में टारगेरियन के लिए कितने घराने लड़े थे? वे अब भी अपना समय बिता रहे हैं, लेकिन उन्हें आधा मौका भी दें। वे मुझे मेरे बिस्तर पर और मेरे बेटों को मेरे साथ मार देंगे।
अगर भिखारी राजा अपनी पीठ पर डोथराकी गिरोह के साथ पार करता है तो देशद्रोही उसके साथ शामिल हो जाएंगे। वह पार नहीं करेगा, नेड ने वादा किया, और अगर किसी दुर्घटना से वह पार करता है तो हम उसे वापस समुद्र में फेंक देंगे। एक बार जब आप पूर्व का नया वार्डन चुन लेते हैं, राजा ने कराहते हुए कहा, आखिरी बार मैं एरिन लड़के का नाम वार्डन नहीं रखूंगा। मुझे पता है कि लड़का आपका भतीजा है, लेकिन जब टारगेरियन डोथराकी के साथ बिस्तर पर चढ़ रहे हैं तो मैं एक बीमार बच्चे के कंधों पर राज्य का एक चौथाई हिस्सा रखना पागलपन होगा। नेड इसके लिए तैयार था। फिर भी हमें अभी भी पूर्व का एक वार्डन चाहिए। अगर रॉबर्ट एरिन नहीं चलेगा तो अपने भाइयों में से किसी एक का नाम बताइए। स्टैनिस ने निश्चित रूप से स्टॉर्म एंड की घेराबंदी में खुद को साबित किया था। उसने नाम को एक पल के लिए वहीं लटका रहने दिया। राजा ने भौहें सिकोड़ी और कुछ नहीं कहा। वह असहज लग रहा था। वह है, नेड ने चुपचाप समाप्त करते हुए देखा, जब तक कि आपने पहले ही किसी और को सम्मान देने का वादा नहीं किया हो। एक पल के लिए रॉबर्ट ने चौंकने की शालीनता दिखाई। ही तेजी से नजर झुंझलाहट में बदल गई। क्या होगा अगर मेरे पास हो? यह जैमी लैनिस्टर है ना? रॉबर्ट ने अपने घोड़े को वापस गति में लाया और बैरो की ओर रिड से नीचे चल पड़ा। नेड उसके साथ कदम मिलाकर चल रहा था। राजा आगे बढ़ता रहा, आंखें सीधी आगे की ओर। हाँ, उसने आखिरकार कहा, बात को खत्म करने के लिए एक कठोर शब्द, किंग्सलेयर। नेड ने कहा, तब अफवाहें सच थीं। वह अब खतरनाक जमीन पर सवार था कि नियुक्ति से राज्य की आधी सेनाएं लैनिस्टर के हाथों में चली जाएंगी। मैं वह लड़ाई तब लड़ूंगा जब दुश्मन मैदान में दिखाई देगा, राजा ने हठपूर्वक कहा। फिलहाल लॉर्ड टाइविन कास्टरली रॉक के रूप में शाश्वत रूप से मंडरा रहे हैं, इसलिए मुझे संदेह है कि जैमी जल्द ही सफल होंगे। मुझे इस बारे में परेशान मत करो। नेड पत्थर सेठ हो गया है। आपका अनुग्रह? क्या मैं खुलकर बोल सकता हूं? मैं आपको रोकने में असमर्थ हूं, रॉबर्ट ने बड़बड़ाया। वे लंबी भूरी घासों के बीच से गुजरे। क्या आप जैमी लैनिस्टर पर भरोसा कर सकते हैं? वह मेरी पत्नी का जुड़वां है, किंग्सगार्ड का शपथ ग्रहण भाई। उसका जीवन और भाग्य और सम्मान सब मेरे साथ जुड़ा हुआ है, जैसे वे एरिस टारगेरियन से बंधे थे, नेड ने बताया। मुझे उस पर अविश्वास क्यों करना चाहिए? उसने वह सब कुछ किया है जो मैंने कभी उससे मांगा था। उसने अपने राजा की जान बचाने की कसम खाई थी, फिर उसने तलवार से उस राजा का गला काट दिया। 7 नरक, किसी को तो एरीज को मारना ही था, रॉबर्ट ने कहा। अपने घोड़े को अचानक एक प्राचीन बैरो के पास रोक दिया। अगर जैमी ने ऐसा नहीं किया होता, यह आपके या मेरे लिए छोड़ दिया गया होता। हम किंग्सगार्ड के शपथबद्ध भाई नहीं थे, नेड ने कहा। रॉबर्ट के लिए पूरी सच्चाई सुनने का समय आ गया था। उसने वहीं फैसला किया। क्या आपको ट्राइडेंट याद है, महामहिम? मैंने अपना ताज वहां जीता था, मैं इसे कैसे भूल सकता हूं? आपको रेगर से घाव मिला था, नेड ने उसे याद दिलाया। इसलिए जब टारगैरियन सेना टूटकर भागी तो आपने पीछा मेरे हाथों में दे दिया। रेगर की सेना के अवशेष किंग्स लैंडिंग में वापस भाग गए। हमने उनका पीछा किया। एरीज कई हजार वफादारों के साथ रेड कीप में था। मुझे उम्मीद थी कि हमारे लिए द्वार बंद होंगे। रॉबर्ट ने अधीरता से अपना सिर हिलाया। इसके बजाय आपने पाया कि हमारे लोगों ने पहले ही शहर ले लिया था। इसका क्या? हमारे लोगों ने नहीं, नेड ने धैर्यपूर्वक कहा। लैनिस्टर के लोग। लैनिस्टर का शेर प्राचीर के ऊपर से उड़ा मुकुटधारी हिरण नहीं, और उन्होंने विश्वासघात से शहर ले लिया था। युद्ध करीब 1 साल तक चला था। बड़े और छोटे लॉर्ड रॉबर्ट के बैनर के नीचे आ गए थे। अन्य लोग टारगेरियन के प्रति वफादार रहे। कैस्टरली रॉक के शक्तिशाली लैनिस्टर, पश्चिम के वार्डन विद्रोहियों और राजभक्तों दोनों के हथियारों के आह्वान को अनदेखा करते हुए संघर्ष से अलग रहे थे। एरीज टारगेरियन ने सोचा होगा कि उसके देवताओं ने उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है, जब लॉर्ड टाइविन लैनिस्टर 12,000 की सेना के साथ किंग्स लैंडिंग के द्वार पर प्रकट हुए, वफादारी का दावा करते हुए। इसलिए पागल राजा ने अपने अंतिम पागलपन का आदेश दिया था। उसने अपने शहर को गेट पर शेरों के लिए खोल दिया था। रॉबर्ट्स ने कहा, विश्वासघात एक ऐसा सिक्का था जिसे टारगेरियन अच्छी तरह से जानते थे। उसके अंदर फिर से गुस्सा बढ़ रहा था।
लैनिस्टर ने उन्हें उसी तरह से बदला दिया। यह उससे कम नहीं था जितना वे हकदार थे। मैं इसके लिए अपनी नींद खराब नहीं करूंगा। तुम वहां नहीं थे, नेड ने अपनी आवाज में कड़वाहट के साथ कहा। परेशान नींद उसके लिए कोई अजनबी नहीं थी। उसने 14 साल तक अपने झूठ को जिया था, फिर भी वे रात में उसे परेशान करते थे। उस विजय में कोई सम्मान नहीं था। अन्य लोग तुम्हारा सम्मान ले लो, रॉबर्ट ने कसम खाई। किसी भी टारगरियन ने कभी सम्मान के बारे में क्या जाना? अपने क्रिप्ट में जाओ और लियाना से ड्रैगन के सम्मान के बारे में पूछो। तुमने ट्राइडेंट पर लियाना का बदला लिया, नेड ने राजा के पास रुकते हुए कहा। मुझसे वादा करो नेड, उसने फुसफुसाया था। वह उसे वापस नहीं ला सका। रॉबर्ट ने दूर देखा, धूसर दूरी में। देवताओं को धिक्कार है। यह एक खोखली जीत थी जो उन्होंने मुझे दी। एक मुकुट, यह वह लड़की थी जिसके लिए मैंने उनसे प्रार्थना की थी। आपकी बहन, सुरक्षित और फिर से मेरी, जैसा कि उसका मतलब था। मैं तुमसे पूछता हूं, नेड, मुकुट पहनने का क्या फायदा है? देवता राजाओं और ग्वालों की प्रार्थनाओं का समान रूप से मजाक उड़ाते हैं। मैं देवताओं के लिए जवाब नहीं दे सकता। आपकी कृपा, लैनिस्टर के आदमी हर जगह थे। जैमी ने अपने सुनहरे कवच के ऊपर किंग्सगार्ड का सफेद लबादा पहना हुआ था। मैं उसे अभी भी देख सकता हूं। यहां तक कि उसकी तलवार भी सोने की परत चढ़ी हुई थी। वह लोहे के सिंहासन पर बैठा था, अपने शूरवीरों से ऊपर शेर के सिर के आकार का हेलमेट पहने हुए। वह कितना चमक रहा था, यह अच्छी तरह से जाना जाता है। राजा ने शिकायत की। मैं अभी भी सवार था। मैं ड्रैगन खोपड़ियों की लंबी कतारों के बीच चुपचाप हॉल की लंबाई में चला गया। ऐसा लगा जैसे वे मुझे किसी तरह देख रहे थे। मैं सिंहासन के सामने रुक गया, उसकी ओर देखते हुए। उसकी सुनहरी तलवार उसके पैरों पर थी, जिसकी धार राजा के खून से लाल थी। मेरे आदमी मेरे पीछे कमरे को भर रहे थे। लैनिस्टर के आदमी पीछे हट गए। मैंने एक शब्द भी नहीं कहा। मैंने उसे सिंहासन पर बैठे देखा और इंतजार किया। अंत में जैमी हंसा और उठ खड़ा हुआ। उसने अपना हेलमेट उतार दिया और उसने मुझसे कहा, डरो मत स्टार्क, मैं इसे केवल हमारे दोस्त रॉबर्ट के लिए गर्म रख रहा था। यह बहुत आरामदायक सीट नहीं है, मुझे डर है। राजा ने अपना सिर पीछे फेंका और दहाड़ा। उसकी हंसी ने लंबी भूरी घास से कौवों की उड़ान को चौंका दिया। वे पंखों को बेतहाशा फड़फड़ाते हुए हवा में उड़ गए। आपको लगता है कि मुझे लैनिस्टर पर भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वह कुछ क्षणों के लिए मेरे सिंहासन पर बैठा था? वह फिर से हंसा। जेमी सिर्फ 17 साल का था नेड, एक लड़के से ज्यादा नहीं। लड़का हो या आदमी, उसे उस सिंहासन पर कोई अधिकार नहीं था। शायद वह थक गया था, रॉबर्ट ने सुझाव दिया। राजाओं को मारना थकाऊ काम है। भगवान जानते हैं, उस शापित कमरे में आराम करने के लिए और कोई जगह नहीं है। और उसने सच कहा, यह एक राक्षसी असुविधाजनक कुर्सी है, कई मायनों में। राजा ने अपना सिर हिलाया। अच्छा, अब मुझे जैमी के काले पाप का पता चल गया है और इस मामले को भुलाया जा सकता है। मैं रहस्यों, झगड़ों और राज्य के मामलों से दिल से ऊब गया हूं। नेड, यह सब तांबे के सिक्कों की गिनती करने जितना ही उबाऊ है। आओ सवारी करें। तुम पहले जानते थे, मैं फिर से अपने बालों में हवा महसूस करना चाहता हूं। उसने अपने घोड़े को फिर से गति में लात मारी और अपने पीछे मिट्टी बरसाते हुए बैरों पर सरपट दौड़ा। एक पल के लिए नेड ने उसका अनुसरण नहीं किया। उसके पास शब्द समाप्त हो गए थे और वह असहायता की एक बड़ी भावना से भर गया था। पहली बार नहीं। उसने सोचा कि वह यहां क्या कर रहा था और क्यों आया था। वह कोई जॉन एरिन नहीं था जो अपने राजा की जंगलीपन पर लगाम लगाए और उसे ज्ञान सिखाए। रॉबर्ट वही करेगा जो उसे अच्छा लगे, जैसा वह हमेशा करता आया है, और नेड के कहने या करने से उसमें कोई बदलाव नहीं आता। वह विंटरफेल का रहने वाला था। वह कैटलिन के दुख में उसके साथ था और ब्रैन के साथ। हालांकि एक आदमी हमेशा वहीं नहीं रह सकता जहां उसका होना चाहिए। हार मानकर एडार्ड स्टार्क ने अपने जूते घोड़े में डाले और राजा के पीछे चल पड़ा। टी टायरियन वह उत्तर की ओर हमेशा के लिए चला गया। टायरियन लैनिस्टर नक्शे को किसी और की तरह जानता था, लेकिन किंग्स रोड के लिए जंगली रास्ते पर पखवाड़े भर चलने से यह सबक घर पर आ गया था। वे राजा के जाने के दिन ही विंटरफेल से चले गए थे। शाही विदाई के शोरगुल के बीच
लोगों के चिल्लाने और घोड़ों की खर्राटों की आवाज के बीच, गाड़ियों की खड़खड़ाहट और रानी के विशाल व्हील हाउस की कराह के बीच, हल्की बर्फबारी के बीच, किंग्स रोड महल और शहर के विस्तार से परे था। वहां बैनर और गाड़ियां और शूरवीरों और फ्री राइडर्स के स्तंभ दक्षिण की ओर मुड़ गए, अपने साथ शोरगुल ले गए, जबकि टायरियन बेंजन स्टार्क और उसके भतीजे के साथ उत्तर की ओर मुड़ गया। उसके बाद ठंड बढ़ गई थी और बहुत अधिक शांति थी। सड़क के पश्चिम में चकमक पत्थर की पहाड़ियां थीं, भूरे और ऊबड़ खाबड़, जिनके पत्थरेले शिखरों पर ऊंचे वॉचर टावर थे। पूर्व की ओर जमीन कम थी। जमीन समतल होकर एक लुढ़कते मैदान में बदल गई थी जो जहां तक नजर जाती थी दूर तक फैली हुई थी। पत्थर के पुल तेज संकरी नदियों पर बने थे, जबकि छोटे छोटे खेत लकड़ी और पत्थर की दीवारों से बने होल्डफास्ट के चारों ओर फैले हुए थे। सड़क पर काफी लोग आते थे और रात में उनके आराम के लिए कुछ सराय मिल जाती थीं। हालांकि विंटरफेल से 3 दिन की सवारी के बाद खेत घने जंगल में बदल गए और किंग्स रोड सुनसान हो गया। चकमक पत्थर की पहाड़ियां हर मील के साथ ऊंची और जंगली होती गईं, जब तक कि 5वें दिन तक वे पहाड़ों में बदल नहीं गईं। ठंडे नीले भूरे रंग के विशालकाय दांतेदार प्रांत और उनके कंधों पर बर्फ। जब उत्तर से हवा चलती थी, उस मैस बर्फ के क्रिस्टल के लंबे गुच्छे बैनर की तरह ऊंची चोटियों से उड़ते थे। पश्चिम की ओर पहाड़ों की दीवार के साथ सड़क उत्तर पूर्व दिशा में जंगल के बीच से होकर जाती थी। ओक और सदाबहार और काले ब्रियर का एक जंगल जो किसी भी टायरियन ने कभी देखा था, उससे पुराना और काला लग रहा था। वुल्फवुड, बेंजन स्टार्क ने इसे कहा, और वास्तव में उनकी रातें दूर के झुंडों की चीखों से जीवंत हो उठती थीं, और कुछ बहुत दूर नहीं। जॉन स्नो के एल्बिनो डायर वुल्फ ने रात की चीख पर अपने कान खड़े कर लिए, लेकिन जवाब में कभी अपनी आवाज नहीं उठाई। उस जानवर के बारे में कुछ बहुत ही परेशान करने वाला था, टायरियन ने सोचा। उस समय समूह में भेड़िए को छोड़कर 8 लोग थे। एक लैनिस्टर के रूप में टायरियन अपने 2 आदमियों के साथ यात्रा कर रहा था। बेंजेन स्टार्क के पास केवल उसका नाजायज भतीजा और नाइट वॉच के लिए कुछ नए घोड़े थे। योरेन झुका हुआ और भयावह था। उसकी विशेषताएं उसकी दाढ़ी के पीछे छिपी हुई थीं, जो उसके कपड़ों की तरह ही काली थी, लेकिन वह एक पुरानी जड़ की तरह इस्मासहा कठोर और पत्थर की तरह सख्त लग रहा था। उसके साथ फिंगर्स के फटेहाल किसान लड़के थे। रेपर्स, योरेन ने अपने आरोपों पर एक ठंडी नजर से कहा। टायरियन समझ गया। दीवार पर जीवन कठिन कहा जाता था, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि यह बधियाकरण से बेहतर था। 5 आदमी, 3 लड़के, 1 डायर वुल्फ, 20 घोड़े और मेस्टर लुविन द्वारा बेनेजेन स्टार्क को दिए गए कौवों का एक पिंजरा। इसमें कोई संदेह नहीं कि वे किंग्स रोड या किसी भी सड़क के लिए एक अजीब संगति बनाते थे। टायरियन ने देखा कि जॉन स्नो योरेन और उसके उदास साथियों को देख रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी, जो असहज रूप से निराशा की तरह लग रही थी। योरेन का कंधा मुड़ा हुआ था और उसमें से खट्टी गंध आ रही थी। उसके बाल और दाढ़ी उलझे हुए और चिकने और जू से भरे हुए थे। उसके कपड़े पुराने, पैच वाले और शायद ही कभी धुले गए हों। उसके 2 युवा रंगरूटों से और भी बुरी गंध आ रही थी, और वे जितने क्रूर थे उतने ही मूर्ख भी लग रहे थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि लड़के ने यह सोचने की गलती की थी कि नाइट वॉच उसके चाचा जैसे लोगों से बनी है। अगर ऐसा है तो योरेन और उसके साथी एक कठोर जागृति थे। टायरियन को लड़के पर तरस आया। उसने एक कठिन जीवन चुना था, या शायद उसे यह कहना चाहिए कि उसके लिए एक कठिन जीवन चुना गया था। उसे चाचा के लिए कम सहानुभूति थी। बेनेजेन स्टार्क अपने भाई की तरह लैनिस्टर के प्रति नापसंदगी साझा करता था, और जब टायरियन ने उसे अपने इरादों के बारे में बताया तो वह खुश नहीं हुआ था। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं लैनिस्टर, तुम्हें दीवार पर कोई सराय नहीं मिलेगी, उसने उसे नीचे देखते हुए कहा था। इसमें कोई शक नहीं कि तुम मुझे रखने के लिए कोई जगह पाओगे, टायरियन ने जवाब दिया था। जैसा कि तुमने देखा होगा, मैं छोटा हूं। बेशक कोई भी रानी के भाई को मना नहीं करता था, इसलिए मामला सुलझ गया था, लेकिन स्टार्क खुश नहीं था। तुम्हें सवारी पसंद नहीं आएगी, मैं तुमसे वादा करता हूं, उसने रूखेपन से कहा था। और जिस क्षण से वे निकले थे,
उसने उस वादे को पूरा करने के लिए वह सब कुछ किया जो वह कर सकता था। पहले सप्ताह के अंत तक टायरियन की जांघें कठोर सवारी से कठोर हो गई थीं। उसके पैरों में बुरी तरह ऐंठन हो रही थी और वह हड्डियों तक ठंडा हो गया था, सपाटा था। उसने कोई शिकायत नहीं की। अगर वह बेनजेन स्टार्क को वह संतुष्टि दे पाता तो वह धिक्कार था। उसने अपनी सवारी के फर के मामले में एक छोटा सा बदला लिया, एक फटा हुआ भालू का चमड़ा, पुराना और बासी सा महक वाला। स्टार्क ने नाइट वॉच की वीरता के अतिरिक्त उसे यह पेशकश की थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि वह विनम्रतापूर्वक मना कर देगा। टायरियन ने मुस्कुराते हुए स्वीकार कर लिया था। जब वे विंटरफेल से बाहर निकले तो वह अपने साथ अपने सबसे गर्म कपड़े लाया था और जल्द ही पाया कि यह पर्याप्त गर्म नहीं था। यहां ऊपर ठंड थी और ठंड बढ़ती जा रही थी। रातें अब ठंड से काफी नीचे थीं और जब हवा चलती थी तो ऐसा लगता था जैसे चाकू उसके सबसे गर्म ऊनी कपड़ों को काट रहा हो। अब तक स्टार्क को निस्संदेह अपने शूरवीर आवेग पर पछतावा हो रहा था। शायद उसने एक सबक सीख लिया था। लैनिस्टर्स ने कभी भी विनम्रतापूर्वक या अन्यथा मना नहीं किया। लैनिस्टर्स ने जो भी पेश किया गया उसे स्वीकार कर लिया। जैसे जैसे वे उत्तर की ओर बढ़ते गए, भेड़ियों के जंगल के अंधेरे में और भी गहरे होते गए। खेत और होल्डफास्ट कम होते गए, जब तक कि अंत में छतें नहीं बची और उन्हें अपने संसाधनों पर वापस लौटना पड़ा। टायरियन को शिविर बनाने या तोड़ने में कभी कोई खास फायदा नहीं हुआ। बहुत छोटा, बहुत लंगड़ा, बहुत बाधा। इसलिए जब स्टार्क और योरेन और दूसरे लोग असभ्य आश्रयों का निर्माण कर रहे थे, घोड़ों की देखभाल कर रहे थे और आग जला रहे थे, तब उनका रिवाज बन गया कि वे अपने फर से कॉर्डर और एक वाइनस्किन लेकर अकेले ही पढ़ने चले जाते। उनकी यात्रा की 18वीं रात को शराब समर आइल्स से आ रही एक दुर्लभ मीठा एम्बर था जिसे वे कैस्टरली रॉक से उत्तर की ओर लेकर आए थे, और किताब ड्रैगन के इतिहास और गुणों पर एक चिंतन थी। लॉर्ड एडार्ड स्टार्क की अनुमति से टायरियन ने विंटरफेल लाइब्रेरी से कुछ दुर्लभ खंड उधार लिए थे और उन्हें उत्तर की ओर यात्रा के लिए पैक किया था। उसे कैंप के शोर से दूर एक आरामदायक जगह मिल गई, एक तेज बहती धारा के पास जिसका पानी साफ और बर्फ की तरह ठंडा था। एक विचित्र प्राचीन ओक का पेड़ तेज हवा से आश्रय प्रदान करता था। टायरियन ने अपनी पीठ को तने से सटाकर अपने फर में लपेट लिया, शराब का एक घूंट लिया और ड्रैगनबोन के गुणों के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया। किताब ने उसे बताया कि ड्रैगनबोन में लौह तत्व की अधिकता के कारण यह काला होता है। यह स्टील की तरह मजबूत है, फिर भी हल्का और कहीं अधिक लचीला है, और निश्चित रूप से आग के प्रति पूरी तरह से अभेद्य है। ड्रैगनबोन धनुष डोथराकी द्वारा बहुत बेशकीमती है और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। एक तीरंदाज इतना सशस्त्र है कि वह किसी भी लकड़ी के धनुष को मात दे सकता है। टायरियन का ड्रैगन्स के प्रति रुग्ण आकर्षण था। जब वह पहली बार किंग्स लैंडिंग में अपनी बहन की रॉबर्ट बेराथियोन से शादी के लिए आया था, तो उसने टारगेरियन के सिंहासन कक्ष की दीवारों पर लटकी ड्रैगन खोपड़ियों को ढूंढना एक बिंदु बना लिया था। राजा रॉबर्ट ने उन्हें बैनर और टेपेस्ट्री से बदल दिया था, लेकिन टायरियन तब तक डटा रहा जब तक कि उसे उस सीलन भरे तहखाने में खोपड़ियां नहीं मिल गईं जहां उन्हें संग्रहित किया गया था। उसने उन्हें प्रभावशाली, शायद भयावह भी पाने की उम्मीद की थी। उसने उन्हें सुंदर पाने के बारे में नहीं सोचा था। फिर भी वे थे गोमेद की तरह काले। उसने मशाल को बड़ी खोपड़ियों में से एक के मुंह में ठूंस दिया और छायाओं को अपने पीछे की दीवार पर उछलने और नाचने के लिए मजबूर कर दिया। दांत काले हीरे के लंबे घुमावदार चाकू थे। मशाल की लौ उनके लिए कुछ भी नहीं थी। वे कहीं अधिक बड़ी आग की गर्मी में नहाए थे। जब वह दूर चला गया तो टायरियन शपथ ले सकता था कि जानवर की खाली आंखों की कोठरियां उसे जाते हुए देख रही थीं। 19 खोपड़ियां थीं। सबसे पुरानी 3000 साल से अधिक पुरानी थी। सबसे छोटी मात्र 1.5 सदी पुरानी। सबसे हाल की खोपड़ियां भी सबसे छोटी थीं। मास्टिफ की खोपड़ियों से बड़ी नहीं, और अजीब तरह से विकृत ड्रैगनस्टोन पर पैदा हुए आखिरी 2 बच्चों में से बस यही बचे थे।
वे टारगेरियन ड्रैगन के आखिरी थे, शायद कहीं भी आखिरी ड्रैगन, और वे बहुत लंबे समय तक जीवित नहीं रहे। वहां से खोपड़ियाओं आकार में ऊपर की ओर गीत और कहानी के 3 महान राक्षसों तक पहुंच गईं। वे ड्रैगन जिन्हें एगॉन टारगेरियन और उनकी बहनों ने पुराने 7 राज्यों पर छोड़ दिया था। गायकों ने उन्हें देवताओं के नाम दिए थे, बेलेरियन, मेरेक्सिस, वघार। टायरियन उनके मुंह खोले हुए जबड़ों के बीच खड़ा था, शब्दहीन और भयभीत। आप वघार के गले में घोड़े को घुमा सकते थे, हालांकि आप उसे फिर से बाहर नहीं निकाल सकते थे। मेरेक्सिस उससे भी बड़ा था, और उनमें से सबसे महान बेलेरियन, ब्लैक ड्रेड, एक औरोच को पूरा निगल सकता था, या यहां तक कि इबेन के बंदरगाह से परे ठंडे बंजर भूमि में घूमने वाले बालों वाले मैमथ में से एक को भी निगल सकता था। टायरियन उस सीलन भरे तहखाने में बहुत देर तक खड़ा रहा। बेलेरियन की विशाल खाली आंखों वाली खोपड़ी को घूरता रहा जब तक कि उसकी मशाल कम नहीं हो गई। वह जीवित जानवर के आकार को समझने की कोशिश कर रहा था, यह कल्पना करने के लिए कि जब उसने अपने बड़े काले पंख फैलाए और आग उगलते हुए आसमान में उड़ा तो वह कैसा दिख रहा होगा। उनके अपने दूर के पूर्वज रॉक के राजा लॉरेन ने आग के खिलाफ खड़े होने की कोशिश की थी जब वह टारगेरियन विजय का विरोध करने के लिए रीच के राजा मेरन के साथ शामिल हुए थे। यह करीब 300 साल पहले की बात है, जब 7 राज्य थे, न कि किसी बड़े राज्य के प्रांत। उनके बीच 2 राजाओं के पास 600 झंडे लहरा रहे थे, 5000 घुड़सवार शूरवीर थे और 10 गुना ज्यादा मुफ्तखोर और हथियारबंद सैनिक थे। इतिहासकारों ने कहा कि एगॉन ड्रैगन लॉर्ड के पास शायद उस संख्या का 5वां हिस्सा था, और उनमें से ज्यादातर उस अंतिम राजा के रैंक से भर्ती किए गए थे जिसे उसने मारा था। उनकी वफादारी अनिश्चित थी। मेजबानों ने कटाई के लिए पके गेहूं के सुनहरे खेतों के बीच रीच के चौड़े मैदानों पर मुलाकात की। जब 2 राजाओं ने हमला किया तो टारगेरियन सेना कांप उठी और बिखर गई और भागने लगी। इतिहासकारों ने लिखा, कुछ क्षणों के लिए विजय समाप्त हो गई थी, लेकिन केवल उन कुछ क्षणों के लिए जब एगॉन टारगेरियन और उसकी बहनें लड़ाई में शामिल हो गईं। यह एकमात्र ऐसा समय था जब वघार, मेरेक्स और बेलेरियन सभी एक साथ मुक्त हो गए थे। गायकों ने इसे आग का मैदान कहा। उस दिन लगभग 4000 लोग जल गए थे। उनमें रीच के राजा मेर्न भी शामिल थे। राजा लॉरेन बच गए थे और आत्मसमर्पण करने, टारगेरियन के प्रति अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा करने और एक बेटे को जन्म देने के लिए पर्याप्त समय तक जीवित रहे, जिसके लिए टायरियन उचित रूप से आभारी थे। आप इतना क्यों पढ़ते हैं? आवाज सुनकर टायरियन ने ऊपर देखा। जॉन स्नो कुछ फीट दूर खड़ा था, उसे उत्सुकता से देख रहा था। उसने किताब को उंगली पर बंद किया और कहा, मेरी तरफ देखो और बताओ कि तुम क्या देखते हो। लड़के ने उसे संदेह से देखा। क्या यह किसी तरह की चाल है? मैं तुम्हें देख रहा हूं, टायरियन लैनिस्टर। टायरियन ने आह भरी। तुम एक कमीने के लिए उल्लेखनीय रूप से विनम्र हो, स्नो। तुम जो देख रहे हो वह एक बौना है। तुम क्या हो, 12, 14? लड़के ने कहा, 14, और तुम मुझसे कभी भी लंबे नहीं हो। मेरे पैर छोटे और मुड़े हुए हैं और मैं मुश्किल से चलता हूं। मुझे अपने घोड़े से गिरने से बचने के लिए एक विशेष काठी की आवश्यकता है। मेरे खुद के डिजाइन की काठी। आपको यह जानने में दिलचस्पी हो सकती है, या तो वह था या टट्टू की सवारी करना। मेरी भुजाएं काफी मजबूत हैं, लेकिन फिर भी बहुत छोटी हैं। मैं कभी तलवारबाज नहीं बन पाऊंगा। अगर मैं एक किसान के रूप में पैदा हुआ होता तो वे मुझे मरने के लिए छोड़ देते या मुझे किसी गुलाम बनाने वाले की विचित्रता के लिए बेच देते। अफसोस, मैं कैस्टरली रॉक के लैनिस्टर के रूप में पैदा हुआ था और विचित्रताएं सभी कमजोर हैं। मुझसे अपेक्षा की जाती है। मेरे पिता 20 साल तक राजा के हाथ थे। मेरे भाई ने बाद में उसी राजा को मार डाला, जैसा कि पता चला, लेकिन जीवन इन छोटी छोटी विडंबनाओं से भरा है। मेरी बहन ने नए राजा से शादी की और मेरा घिनौना भतीजा उसके बाद राजा बनेगा। मुझे अपने घर के सम्मान के लिए अपना काम करना चाहिए। क्या आप सहमत नहीं होंगे? लेकिन कैसे? ठीक है, मेरे पैर मेरे शरीर के लिए बहुत छोटे हो सकते हैं, लेकिन मेरा सिर बहुत बड़ा है। हालांकि मैं यह सोचना पसंद करता हूं कि यह मेरे दिमाग के लिए पर्याप्त बड़ा है।
मुझे अपनी ताकत और कमजोरियों की यथार्थवादी समझ है। मेरा दिमाग मेरा हथियार है। मेरे भाई के पास उसकी तलवार है, राजा रॉबर्ट के पास उसका वारहैमर है, और मेरे पास मेरा दिमाग है। और एक दिमाग को किताबों की जरूरत होती है, जैसे तलवार को सान की जरूरत होती है अगर उसे अपनी धार बनाए रखनी है। टायरियन ने किताब के चमड़े के कवर को थपथपाया। इसलिए मैं इतना पढ़ता हूं, जॉन स्नो। लड़के ने चुपचाप सब कुछ आत्मसात कर लिया। नाम नहीं तो स्टार्क जैसा चेहरा था, लंबा, गंभीर, सतर्क, ऐसा चेहरा जो कुछ भी नहीं बताता था। उसकी मां जो भी रही हो, उसने अपने बेटे में खुद को बहुत कम छोड़ा था। तुम क्या पढ़ रहे हो? उसने पूछा। ड्रैगन, टायरियन ने उससे कहा। इसका क्या फायदा है? अब कोई ड्रैगन नहीं है, लड़के ने युवावस्था की सहज निश्चितता के साथ कहा। ऐसा वे कहते हैं, टायरियन ने उत्तर दिया। दुखद है ना? जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैं अपने खुद के ड्रैगन होने का सपना देखा करता था। तुमने ऐसा किया? लड़के ने संदेह से कहा। शायद उसे लगा कि टायरियन उसका मजाक उड़ा रहा है। ओह हाँ, यहां तक कि एक छोटा, टेढ़ा, बदसूरत छोटा लड़का भी ड्रैगन की पीठ पर बैठकर दुनिया को नीचे देख सकता है। टायरियन ने भालू की खाल को एक तरफ धकेला और अपने पैरों पर खड़ा हो गया। मैं कैस्टरली रॉक की आंतों में आग लगाता था और घंटों तक लपटों को देखता रहता था, यह दिखावा करते हुए कि वे ड्रैगन की आग हैं। कभी कभी मैं अपने पिता को जलते हुए कल्पना करता, अन्य समय में मेरी बहन जॉन स्नो उसे घूर रहा था, एक नजर जो भय और आकर्षण दोनों को बराबर करती थी। मैं नहीं करूंगा, नहीं, कभी नहीं। टायरियन ने भौहें चढ़ाईं। ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि स्टार्क आपके लिए बहुत अच्छे रहे हैं। मुझे यकीन है कि लेडी स्टार्क आपके साथ ऐसा व्यवहार करती है जैसे आप उनके अपने हों। और आपका भाई रॉब, वह हमेशा दयालु रहा है। और क्यों नहीं? उसे विंटरफेल मिलता है और आपको दीवार। और आपके पिता आपको नाइट वॉच में भेजने के लिए उनके पास अच्छे कारण होने चाहिए। इसे बंद करो, जॉन स्नो ने कहा। उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। नाइट वॉच एक महान पेशा है, टायरियन हंसा। आप इस पर विश्वास करने के लिए बहुत चालाक हैं। नाइट वॉच राज्य के सभी बेमेल लोगों के लिए एक ढेर है। मैंने आपको योरेन और उसके लड़कों को देखते हुए देखा है। वे आपके नए भाई हैं, जॉन स्नो। आपको वे कैसे पसंद हैं? उदास किसान, कर्जदार, शिकारी, बलात्कारी, चोर और तुम जैसे कमीने सब दीवार पर मंडराते हैं। ग्रुमकिंस और स्नार्क्स और उन सभी अन्य राक्षसों पर नजर रखते हैं जिनके बारे में तुम्हारी नर्स ने तुम्हें चेतावनी दी थी। अच्छी बात यह है कि वहां कोई ग्रुमकिंस या स्नार्क्स नहीं है, इसलिए यह शायद ही खतरनाक काम है। बुरी बात यह है कि तुम अपनी गेंदों को जमा देते हो, लेकिन चूंकि तुम्हें वैसे भी प्रजनन करने की अनुमति नहीं है, मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फर्क पड़ता है। बंद करो इसे, लड़का चिल्लाया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। उसके हाथ मुट्ठी में कस गए, आंसू के करीब। अचानक बेतुके ढंग से टायरियन को दोषी महसूस हुआ। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, लड़के को कंधे पर एक आश्वस्त थपकी देने या माफी के कुछ शब्द बुदबुदाने का इरादा किया। एक पल वह स्नो की ओर बढ़ रहा था और अगले ही पल वह कठोर पथरीली जमीन पर पीठ के बल लेटा हुआ था। किताब उसके गिरते ही उससे दूर जा रही थी। अचानक प्रभाव से उसकी सांसें उखड़ रही थीं। उसका मुंह मिट्टी, खून और सड़ी हुई पत्तियों से भरा हुआ था। जैसे ही उसने उठने की कोशिश की, उसकी पीठ में दर्द के साथ ऐंठन होने लगी। गिरने के दौरान उसकी पीठ में चोट लग गई होगी। उसने हताशा में अपने दांत पीस लिए, एक जड़ को पकड़ा और खुद को वापस बैठने की स्थिति में खींच लिया। मेरी मदद करो, उसने लड़के से कहा, एक हाथ बढ़ाते हुए। और अचानक भेड़िया उनके बीच था। वह गुर्राया नहीं। उस शापित चीज ने कभी आवाज नहीं की। उसने केवल अपनी चमकीली लाल आंखों से उसे देखा और उसे अपने दांत दिखाए, और बस इतना ही काफी था। टायरियन एक घुरघुराहट के साथ जमीन पर वापस गिर गया। तो मेरी मदद मत करो, मैं यहीं बैठूंगा जब तक तुम चले नहीं जाते। जॉन स्नो ने घोस्ट के मोटे सफेद फर को सहलाया, अब मुस्कुरा रहा था। मुझसे अच्छे से पूछो। टायरियन लैनिस्टर ने अपने अंदर गुस्से को महसूस किया और इसे इच्छा शक्ति से कुचल दिया। यह पहली बार नहीं था जब उसे जीवन में अपमानित किया गया था, और यह आखिरी भी नहीं होगा। शायद वह इसके लायक भी था।
मुझे आपकी दयालु सहायता के लिए बहुत आभारी होना चाहिए जॉन, उसने हल्के से कहा। नीचे घोस्ट, लड़के ने कहा। डायरवुल्फ अपने घुटनों पर बैठ गया। उन लाल आंखों ने टायरियन को कभी नहीं छोड़ा। जॉन उसके पीछे आया, अपने हाथों को उसकी बाहों के नीचे सरकाया और उसे आसानी से अपने पैरों पर खड़ा किया। फिर उसने किताब उठाई और उसे वापस दे दिया। उसने मुझ पर हमला क्यों किया? टायरियन ने डायरवुल्फ की ओर एक तिरछी नजर से पूछा। फिर वह हंसा, एक मजेदार खर्राटे की आवाज जो उसकी नाक से बिना उसकी अनुमति के ही फूट पड़ी। ओह भगवान, उसने हंसते हुए और अपना सिर हिलाते हुए कहा। मुझे लगता है कि मैं एक ग्रुमकिन की तरह दिखता हूं। वह स्नाक्स के साथ क्या करता है, तुम जानना नहीं चाहते। जॉन ने वाइन की बोतल उठाई और उसे टायरियन को थमा दिया। टायरियन ने बोतल का ढक्कन हटाया, अपना सिर झुकाया और अपने मुंह में एक लंबी धार निचोड़ी। शराब ठंडी आग की तरह थी जो उसके गले से नीचे बह रही थी और उसके पेट को गर्म कर रही थी। उसने बोतल को जॉन स्नो की ओर बढ़ाया। कुछ चाहिए? लड़के ने बोतल ली और सावधानी से निगलने की कोशिश की। यह सच है ना? जब उसने बात पूरी की तो उसने कहा, तुमने नाइट वॉच के बारे में जो कहा? टायरियन ने सिर हिलाया। जॉन स्नो ने अपने मुंह पर एक गंभीर रेखा बनाई। अगर यह वही है तो यही है। टायरियन ने उसे देखकर मुस्कुराया। यह अच्छा है कमीने। अधिकांश लोग कठोर सत्य का सामना करने के बजाय उसे नकारना पसंद करते हैं। अधिकांश लोग, लड़के ने कहा। लेकिन आप नहीं। नहीं, टायरियन ने स्वीकार किया। मैं नहीं। मैं अब शायद ही कभी ड्रैगन के बारे में सपने देखता हूं। कोई ड्रैगन नहीं है। उसने गिरे हुए भालू की खाल को उठाया। चलो, तुम्हारे चाचा के बैनर बुलाने से पहले हमें शिविर में वापस लौट जाना चाहिए। पैदल चलना छोटा था, लेकिन पैरों के नीचे की जमीन खुरदरी थी और जब तक वे वापस आए तब तक उनके पैरों में बहुत ऐंठन हो रही थी। जॉन स्नो ने जड़ों की एक मोटी उलझन को दूर करने के लिए उसे हाथ बढ़ाया, लेकिन टायरियन ने उसे झटक दिया। वह अपना रास्ता खुद बनाएगा, जैसा कि उसने अपने पूरे जीवन में किया है। फिर भी शिविर एक स्वागत योग्य दृश्य था। आश्रयों को लंबे समय से परित्यक्त होल्डफास्ट की टूटी हुई दीवार के खिलाफ फेंक दिया गया था। हवा के खिलाफ एक ढाल, घोड़ों को खिलाया गया था और आग जलाई गई थी। योरेन एक पत्थर पर बैठी थी, एक गिलहरी की खाल उतार रही थी। स्टू की स्वादिष्ट गंध टायरियन के नथुने भर गई। वह खुद को घसीटकर उस जगह ले गया जहां उसका आदमी मोरेक स्टू पॉट की देखभाल कर रहा था। बिना कुछ कहे मोरेक ने उसे करछुल थमा दी। टायरियन ने चखा और उसे वापस दे दिया। और मिर्च, उसने कहा। बेनेजिन स्टार्क अपने भतीजे के साथ आश्रय में बाहर आया। तुम वहां हो जॉन, लानत है, ऐसे अकेले मत जाओ। मुझे लगा कि दूसरों ने तुम्हें पकड़ लिया है। ये ग्रुमकिन्स थे, टायरियन ने हंसते हुए उससे कहा। जॉन स्नो मुस्कुराया। स्टार्क ने योरेन को हैरान होकर देखा। बूढ़ा आदमी गुर्राया, कंधे उचकाए और अपने खूनी काम पर वापस चला गया। गिलहरी ने स्टू को कुछ शरीर दिया और उन्होंने उस रात अपनी आग के चारों ओर काली रोटी और सख्त पनीर के साथ इसे खाया। टायरियन ने अपनी शराब की बोतल चारों ओर तब तक बांटी जब तक कि योरेन भी नरम नहीं हो गई। एक एक करके कंपनी अपने आश्रयों और सोने के लिए चली गई, जॉन स्नो को छोड़कर सभी, जिसने रात का पहला पहरा दिया था। टायरियन हमेशा की तरह सबसे आखिर में सोने गया। जैसे ही वह अपने आदमियों द्वारा उसके लिए बनाए गए आश्रय में गया, वह रुका और जॉन स्नो की ओर देखा। लड़का आग के पास खड़ा था। उसका चेहरा स्थिर और कठोर था। वह लपटों में गहराई तक देख रहा था। टायरियन लैनिस्टर उदास होकर मुस्कुराया और बिस्तर पर चला गया। एन कैटलिन और लड़कियों को 8 दिन हो चुके थे जब एक रात मास्टर लुविन ब्रैन के बीमार कमरे में उसके पास आया। एक रीडिंग लैंप और अकाउंट की किताबें लेकर कैटलिन ने ब्रैन को उसके बिस्तर पर देखा और उसके माथे से बाल पीछे की ओर हटाए। उसे एहसास हुआ कि उसके बाल बहुत लंबे हो गए हैं। उसे जल्द ही इन्हें कटवाना होगा। मुझे आंकड़े देखने की कोई जरूरत नहीं है मास्टर लुविन, उसने उससे कहा। अपनी नजरें ब्रैन से कभी नहीं हटाई। मुझे पता है कि इस यात्रा की हमें क्या कीमत चुकानी पड़ी। किताबें ले जाओ। मेरी महिला राजा के दल की भूख अच्छी थी। हमें अपने भंडार को फिर से भरना चाहिए इससे पहले कि
उसने उसे बीच में रोक दिया। मैंने कहा, किताबें ले जाओ, प्रबंधक हमारी जरूरतों का ध्यान रखेगा। हमारे पास कोई प्रबंधक नहीं है, मास्टर लुविन ने उसे याद दिलाया। एक छोटे भूरे चूहे की तरह उसने सोचा वह जाने नहीं देगा। पुल किंग्स लैंडिंग में लॉर्ड एडार्ड के घराने की स्थापना करने के लिए दक्षिण की ओर गया था। ऐसी कई नियुक्तियां हैं जिन पर आपको तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है, मेरी महिला। प्रबंधक के अलावा हमें जौरी की जगह भरने के लिए गार्ड के एक कप्तान की आवश्यकता है, एक नया घुड़सवार। उसकी आंखें इधर उधर घूमी और उसे ढूंढ लिया। एक घुड़सवार? उसकी आवाज से कोड़े की तरह थी। घुड़सवार हिल गया था। हाँ, मेरी महिला। हुलेन लॉर्ड एडार्ड के साथ दक्षिण की ओर चला गया, इसलिए मेरा बेटा यहां टूटा हुआ और मर रहा है लुविन, और तुम घुड़सवार के एक नए मास्टर के बारे में चर्चा करना चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे परवाह है कि अस्तबल में क्या होता है? क्या तुम्हें लगता है कि इससे मुझे जरा भी फर्क पड़ता है? मैं खुशी खुशी विंटरफेल के हर घोड़े को अपने हाथों से काट दूंगा अगर इससे ब्रैन की आंखें खुल जाएं। क्या तुम समझती हो? क्या तुम समझती हो? उसने अपना सिर झुका लिया। हाँ मेरी महिला, लेकिन नियुक्तियां? मैं नियुक्तियां करूंगा, रॉब ने कहा। कैटलिन ने उसे प्रवेश करते नहीं सुना था, लेकिन वह दरवाजे पर खड़ा था, उसे देख रहा था। वह चिल्ला रही थी। उसे अचानक शर्म से लाल होकर एहसास हुआ। उसके साथ क्या हो रहा था? वह बहुत थकी हुई थी और उसका सिर हर समय दर्द कर रहा था। मास्टर लुविन ने कैटलिन से उसके बेटे की ओर देखा। मैंने उन लोगों की एक सूची तैयार की है जिन्हें हम रिक्त पदों के लिए विचार करना चाहेंगे। उन्होंने रॉब को अपनी आस्तीन से एक कागज निकालकर देते हुए कहा। उसके बेटे ने नामों पर नजर डाली। वह बाहर से आया था। कैटलिन ने देखा। उसके गाल ठंड से लाल थे, उसके बाल झबरा और हवा से उड़ रहे थे। अच्छे लोग, उसने कहा, हम कल उनके बारे में बात करेंगे। उसने नामों की सूची वापस थमा दी। बहुत बढ़िया मेरे प्रभु। कागज उसकी आस्तीन में गायब हो गया। अब हमें छोड़ दो, रॉब ने कहा। मास्टर लुविन ने सिर झुकाया और चले गए। रॉब ने अपने पीछे का दरवाजा बंद किया और उसकी ओर मुड़ा। उसने देखा कि वह तलवार पहने हुए था। मां, आप क्या कर रही हैं? कैटलिन ने हमेशा सोचा था कि रॉब उसके जैसा दिखता है, ब्रैन और रिकन और सैंसा की तरह। उसके पास टुल्ली रंग, भूरे बाल, नीली आंखें थीं। फिर भी अब पहली बार उसने उसके चेहरे पर एडार्ड स्टार्क जैसा कुछ देखा, कुछ ऐसा जो उत्तर की तरह सख्त और कठोर था। मैं क्या कर रही हूं? उसने हैरान होकर दोहराया। आप यह कैसे पूछ सकते हैं? आप क्या सोचती हैं कि मैं क्या कर रही हूं? मैं आपके भाई की देखभाल कर रही हूं। मैं ब्रैन की देखभाल कर रही हूं। क्या तुम इसे यही कहते हो? जब से ब्रैन को चोट लगी है, तब से तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकले हो। जब पिता और लड़कियां दक्षिण की ओर गए थे, तब तुम गेट पर भी नहीं आए थे। मैंने उन्हें यहीं से विदा किया और उन्हें उस खिड़की से बाहर निकलते देखा। उसने नेड से विनती की थी कि वह न जाए, अभी नहीं। जो कुछ हुआ था उसके बाद नहीं। अब सब कुछ बदल गया था। क्या वह यह नहीं देख सकता था? इसका कोई फायदा नहीं था। उसके पास कोई विकल्प नहीं था, उसने उससे कहा था, और फिर वह चुनकर चला गया। मैं उसे एक पल के लिए भी नहीं छोड़ सकता, जब कोई भी पल उसका आखिरी पल हो सकता है। मुझे उसके साथ रहना है। अगर उसने अपने बेटे का लंगड़ा हाथ लिया, उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों में डाला। वह बहुत कमजोर और दुबला पतला था। उसके हाथ में कोई ताकत नहीं बची थी, लेकिन वह अभी भी उसकी त्वचा के माध्यम से जीवन की गर्मी महसूस कर सकती थी। रॉब की आवाज नरम हो गई। वह मरने वाला नहीं है मां। मास्टर लुविन कहते हैं कि सबसे बड़े खतरे का समय बीत चुका है। और क्या होगा अगर मास्टर लुविन गलत हो? क्या होगा अगर ब्रैन को मेरी जरूरत हो और मैं यहां न रहूं? रिकॉन को तुम्हारी जरूरत है, रॉब ने तीखी आवाज में कहा। वह सिर्फ 3 साल का है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। उसे लगता है कि सभी ने उसे छोड़ दिया है, इसलिए वह पूरे दिन मेरे पीछे पीछे से घूमता रहता है, मेरे पैर को पकड़कर रोता रहता है। मुझे नहीं पता कि उसके साथ क्या करना है। वह एक पल के लिए रुका, अपने निचले होंठ को चबाता रहा जैसे वह बचपन में चबाता था। मां, मुझे भी तुम्हारी जरूरत है। मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैं नहीं कर सकता। मैं ये सब अकेले नहीं कर सकता।
अचानक उसकी आवाज भावना से टूट गई और कैटलिन को याद आया कि वह सिर्फ 14 साल का था। वह उठकर उसके पास जाना चाहती थी, लेकिन ब्रैन अभी भी उसका हाथ पकड़े हुए था और वह हिल नहीं पा रही थी। टावर के बाहर एक भेड़िया दहाड़ने लगा। कैटलिन सिर्फ एक सेकंड के लिए कांप उठी। ब्रैन का। रॉब ने खिड़की खोली और रात की हवा को घुट्टन भरे टावर के कमरे में आने दिया। दहाड़ तेज होती गई। यह एक ठंडी और एकाकी आवाज थी जो उदासी और निराशा से भरी थी। मत करो, उसने उससे कहा। ब्रान को गर्म रहने की जरूरत है, उसे उन्हें गाते हुए सुनने की जरूरत है, रॉब ने कहा। विंटरफेल में कहीं बाहर एक दूसरा भेड़िया पहले के साथ मिलकर चीखने लगा। फिर एक तीसरा करीब। शैगी डॉग और ग्रे विंड, रॉब ने कहा जब उनकी आवाजें एक साथ उठीं और गिरी। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आप उन्हें अलग अलग पहचान सकते हैं। कैटलिन कांप रही थी। यह दुख था, ठंड थी, भयानक भेड़ियों की चीखें, रात दर रात चीखें और ठंडी हवा और धूसर खाली महल। वे चलते रहे, कभी नहीं बदले। और उसका लड़का वहीं टूटा पड़ा था। उसके बच्चों में सबसे प्यारा, सबसे कोमल ब्रैन, जिसे हंसना और चढ़ना पसंद था और शूरवीरता का सपना देखता था। अब सब चला गया। वह उसे फिर कभी हंसते नहीं सुन पाएगी। रोते हुए उसने अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाया और उन भयानक चीखों से बचने के लिए अपने कान ढंक लिए। उन्हें रोको, वह चिल्लाई। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। उन्हें रोको, उन्हें रोको। अगर तुम्हें करना ही है तो उन सभी को मार डालो, बस उन्हें रोको। उसे फर्श पर गिरना याद नहीं था, लेकिन वह वहां थी और रॉब उसे उठा रहा था। उसे मजबूत बाहों में थामे हुए था। डरो मत मां, वे उसे कभी चोट नहीं पहुंचाएंगे। उसने उसे बीमार कमरे के कोने में उसके संकरे बिस्तर पर ले जाने में मदद की। अपनी आंखें बंद करो, उसने धीरे से कहा। आराम करो। मास्टर ल्यूविन ने मुझे बताया कि ब्रैन के गिरने के बाद से तुम मुश्किल से सोई हो। मैं नहीं सो सकती, वह रो पड़ी। भगवान मुझे माफ करें रॉब, मैं नहीं कर सकता। क्या होगा अगर वह मर गया जबकि मैं सो रहा हूं? क्या होगा अगर वह मर गया? क्या होगा अगर वह मर गया? भेड़िए अभी भी चिल्ला रहे थे। वह चीखी और अपने कान फिर से पकड़ लिए। हे भगवान, खिड़की बंद करो। अगर तुम मुझसे कसम खाते हो तो तुम सो जाओगे। रॉब खिड़की के पास गया, लेकिन जैसे ही वह शटर की ओर बढ़ा, भयंकर भेड़ियों की शोकाकुल चीख में एक और सा आवाज जुड़ गई। कुत्ते, उसने सुनते हुए कहा। सभी कुत्ते भौंक रहे हैं। उन्होंने पहले कभी ऐसा नहीं किया। कैटलिन ने उसके गले में सांस अटकते हुए सुनी। जब उसने ऊपर देखा तो उसका चेहरा लैंप की रोशनी में पीला पड़ गया था। आग, उसने फुसफुसाया। आग, उसने सोचा, और फिर ब्रान, मेरी मदद करो। ब्रान सुरक्षित था। लाइब्रेरी बेली के उस पार थी। आग यहां तक नहीं पहुंच सकती थी। भगवान का शुक्र है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। रॉब ने उसे ऐसे देखा जैसे वह पागल हो गई हो। मां, यहीं रहो, आग बुझते ही मैं वापस आ जाऊंगा। फिर वह भाग गया। उसने उसे कमरे के बाहर गार्डों को चिल्लाते हुए सुना। उन्हें एक साथ 2 और 3 सीढ़ियां चढ़ते हुए एक साथ उतरते हुए सुना। बाहर यार्ड में आग की आवाजें, चीखें, दौड़ते हुए कदम, डरे हुए घोड़ों की हिनहिनाहट और महल के कुत्तों की उन्मत्त भौंकने की आवाजें थीं। चीखना चिल्लाना बंद हो गया था। उसने महसूस किया जब उसने कोलाहल सुना। डायर वुल्फ चुप हो गए थे। कैटलिन ने खिड़की पर जाते हुए भगवान के 7 चेहरों को धन्यवाद की एक मौन प्रार्थना की। बेली के उस पार लाइब्रेरी की खिड़कियों से आग की लंबी लपटें निकल रही थीं। उसने धुएं को आसमान में उठते देखा और दुखी होकर उन सभी किताबों के बारे में सोचा जो स्टार्क ने सदियों से इकट्ठा की थी। फिर उसने शटर बंद कर दिए। जब वह खिड़की से दूर मुड़ी तो वह आदमी उसके साथ कमरे में था। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए था, उसने कड़वाहट से कहा। यहां किसी को भी नहीं होना चाहिए था। वह एक छोटा गंदा आदमी था जिसने गंदे भूरे रंग के कपड़े पहने हुए थे और उससे घोड़ों की बदबू आ रही थी। कैटलिन उन सभी लोगों को जानती थी जो उनके अस्तबल में काम करते थे, और वह उनमें से कोई नहीं था। वह दुबला पतला था, उसके बाल सुनहरे थे और उसकी आंखें हड्डियों वाले चेहरे पर गहरी धंसी हुई थीं, और उसके हाथ में एक खंजर था। कैटलिन ने चाकू को देखा, फिर ब्रैन को। नहीं,
उसने कहा। शब्द उसके गले में अटक गया, एक हल्की फुसफुसाहट। उसने उसे जरूर सुना होगा। यह एक दया है, उसने कहा। वह पहले ही मर चुका है। नहीं, कैटलिन ने कहा, अब और जोर से, क्योंकि उसे अपनी आवाज फिर से मिल गई थी। नहीं, तुम नहीं कर सकती। वह मदद के लिए चिल्लाने के लिए खिड़की की ओर मुड़ी, लेकिन वह आदमी उससे कहीं ज्यादा तेजी से आगे बढ़ा जितना उसने सोचा था। एक हाथ उसके मुंह पर दबा हुआ था और उसके सिर को पीछे खींच रहा था। दूसरे ने खंजर को उसकी सांस की नली तक पहुंचाया। उसकी बदबू बहुत ज्यादा थी। उसने दोनों हाथों से चाकू को पूरी ताकत से पकड़ा और उसे अपने गले से दूर खींच लिया। उसने उसे अपने कान में गालियां देते हुए सुना। हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। उसकी उंगलियां खून से लथपथ थीं, लेकिन वह खंजर को नहीं छोड़ रही थी। उसके मुंह पर रखा हाथ और भी कस गया, जिससे उसकी सांस बंद हो गई। कैटलिन ने अपना सिर एक तरफ घुमाया और अपने दांतों के बीच उसके मांस का एक टुकड़ा लेने में कामयाब रही। उसने उसकी हथेली को जोर से काटा। वह आदमी दर्द से कराह उठा। उसने अपने दांत पीस लिए और उसे नोचने लगी, और अचानक उसने उसे छोड़ दिया। उसके खून का स्वाद उसके मुंह में भर गया। उसने सांस अंदर खींची और चीखी, और उसने उसके बाल पकड़ लिए और उसे अपने से दूर खींच लिया, और वह लड़खड़ा कर गिर गई। और फिर वह उसके ऊपर खड़ा था, जोर से सांस ले रहा था, कांप रहा था। खंजर अभी भी उसके दाहिने हाथ में कसकर पकड़ा हुआ था, खून से लथपथ। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए था, उसने मूर्खतापूर्ण तरीके से दोहराया। कैटलिन ने देखा कि छाया उसके पीछे खुले दरवाजे से फिसल गई। एक हल्की गड़गड़ाहट हुई, गुर्राहट से कम, धमकी की एक मामूली फुसफुसाहट, लेकिन उसने कुछ सुना होगा, क्योंकि जैसे ही भेड़िया ने छलांग लगाई, वह मुड़ने लगा। वे दोनों एक साथ नीचे गिरे, आधे कैटलिन के ऊपर फैल गए जहां वह गिर गई थी। भेड़िए ने उसे जबड़े के नीचे दबा लिया। आदमी की चीख 1 सेकंड से भी कम समय तक चली। इससे पहले कि जानवर ने अपना सिर पीछे खींच लिया, उसका आधा गला काट दिया। उसका खून उसके चेहरे पर छिड़कते हुए गर्म बारिश की तरह महसूस हुआ। भेड़िया उसकी ओर देख रहा था। उसके जबड़े लाल और गीले थे और उसकी आंखें अंधेरे कमरे में सुनहरी चमक रही थीं। यह ब्रान का भेड़िया था, उसने महसूस किया। बेशक यह था। धन्यवाद, कैटलिन ने फुसफुसाया। उसकी आवाज धीमी और छोटी थी। उसने अपना हाथ उठाया, कांपते हुए। भेड़िया करीब आया, उसकी उंगलियों को सूंघा, फिर गीली खुरदरी जीभ से खून चाटा। जब उसने उसके हाथ से सारा खून साफ कर दिया, तो वह चुपचाप मुड़ गई और ब्रैन के बिस्तर पर कूद गई और उसके बगल में लेट गई। कैटलिन पागलों की तरह हंसने लगी। जब रॉब और मास्टर लुविन और सर रॉड्रिक विंटरफेल में आधे गार्ड के साथ घुस आए, तो उन्होंने उन्हें इसी तरह पाया। जब हंसी आखिरकार उसके गले में ही बंद हो गई, तो उन्होंने उसे गर्म कंबल में लपेटा और उसे वापस ग्रेट कीप में उसके अपने कक्षों में ले गए। बूढ़ी नान ने उसके कपड़े उतारे और उसे एक गर्म पानी से नहलाया और एक मुलायम कपड़े से उसके खून को धोया। बाद में मास्टर लुविन उसके घावों पर पट्टी बांधने के लिए आइस से जैसी। उसकी उंगलियों में कट गहरे थे, लगभग हड्डी तक, और उसकी खोपड़ी कच्ची थी और खून बह रहा था जहां उसने मुट्ठी भर बाल निकाले थे। मास्टर ने उसे बताया कि दर्द अब भी शुरू हुआ है और उसे सोने में मदद करने के लिए खसखस का दूध दिया। अंत में उसने अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने उन्हें फिर से खोला, तो उन्होंने उसे बताया कि वह 4 दिन सो चुकी थी। कैटलिन ने सिर हिलाया और बिस्तर पर बैठ गई। यह सब अब उसे एक बुरे सपने जैसा लग रहा था। ब्रान के गिरने के बाद से सब कुछ, खून और दुख का एक भयानक सपना। लेकिन उसके हाथों में दर्द उसे याद दिलाता था कि यह सच था। वह कमजोर और चक्कर महसूस कर रही थी, फिर भी अजीब तरह से दृढ़ थी, जैसे कि उसके ऊपर से एक बड़ा भार उतर गया हो। मेरे लिए कुछ रोटी और शहद लाओ, उसने अपने नौकरों से कहा, और मास्टर लुविन को यह संदेश दो कि मेरी पट्टियां बदलनी हैं। उन्होंने उसे आश्चर्य से देखा और उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए दौड़े। कैटलिन को याद आया कि वह पहले कैसी थी और वह शर्मिंदा थी। उसने सबको निराश किया था, अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने घर को।
ऐसा दोबारा नहीं होगा। वह इन उत्तरी लोगों को दिखाएगी कि रिवररन का टुल्ली कितना मजबूत हो सकता है। रॉब उसके खाने से पहले आ गया। रॉड्रिक कैसल उसके साथ आया और उसके पति का वार्ड थियोन ग्रेजॉय और अंत में हॉलिस मोलिन, एक चौकोर भूरे रंग की दाढ़ी वाला एक मांसल गार्डमैन। वह गार्ड का नया कप्तान था, रॉब ने कहा। उसने देखा कि उसका बेटा उबले हुए चमड़े और रिंग मेल में तैयार था और उसकी कमर पर एक तलवार लटकी हुई थी। वह कौन था? कैटलिन ने उनसे पूछा। कोई भी उसका नाम नहीं जानता, हॉलिस मोलिन ने उसे बताया। वह विंटरफेल का आदमी नहीं था मैडम, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने उसे पिछले कुछ हफ्तों में यहां और महल के आसपास देखा था। तो राजा के आदमियों में से एक, उसने कहा, या लैनिस्टर्स में से एक। जब दूसरे चले गए तो वह पीछे रह सकता था। हो सकता है, हैल ने कहा। इन सभी अजनबियों के साथ हाल ही में विंटरफेल भर गया है। यह कहने का कोई तरीका नहीं है कि वह किसका था। वह तुम्हारे अस्तबल में छिपा हुआ था, ग्रेजॉय ने कहा। तुम उस पर इसकी गंध महसूस कर सकते थे, और वह कैसे किसी की नजर में नहीं आ सकता था, उसने तीखी आवाज में कहा। हैलिस मोलिन शर्मिंदा दिखी। लॉर्ड एडार्ड ने जिन घोड़ों को दक्षिण की ओर ले जाया और जिन्हें हमने नाइट वॉच के लिए उत्तर की ओर भेजा, उनके बीच के अस्तबल आधे खाली थे। अस्तबल के लड़कों से छिपना कोई बड़ी चाल नहीं थी। होडोर ने उसे देखा। हो सकता है, चर्चा है कि वह लड़का अजीब हरकतें कर रहा है, लेकिन वह जैसा है वैसा ही सरल है। हेल ने अपना सिर हिलाया। हमें पता चला कि वह कहां सो रहा था, रॉब ने कहा। उसके पास चमड़े के थैले में भूसे के नीचे दबे 90 चांदी के हिरण थे। यह जानकर अच्छा लगा कि मेरे बेटे की जान सस्ते में नहीं बेची गई, कैटलिन ने कड़वाहट से कहा। हैलिस मोलिन ने उसे भ्रमित होकर देखा। आपकी कृपा की भीख मांग रही हूं मैडम। आप कह रही हैं कि वह आपके लड़के को मारने के लिए निकला था? ग्रेजॉय को संदेह हुआ। यह पागलपन है। वह ब्रैन के लिए आया था, कैटलिन ने कहा। वह लगातार बड़बड़ाता रहा कि मुझे वहां नहीं होना चाहिए था। उसने लाइब्रेरी में आग लगा दी, यह सोचकर कि मैं उसे बुझाने के लिए दौड़ पड़ूंगा, अपने साथ कोई भी गार्ड लेकर। अगर मैं दुख से पागल ना होता तो यह काम कर जाता। कोई ब्रैन को क्यों मारना चाहेगा? रॉब ने कहा। भगवान, वह सिर्फ एक छोटा लड़का है, असहाय, सो रहा है। कैटलिन ने अपने पहले जन्मे बेटे को एक चुनौतीपूर्ण नजर से देखा। यदि आपको उत्तर में शासन करना है तो आपको इन बातों पर विचार करना चाहिए, रॉब। अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं दे। कोई सोते हुए बच्चे को क्यों मारना चाहेगा? इससे पहले कि वह उत्तर दे पाता, नौकर रसोई से ताजा भोजन की एक प्लेट लेकर लौट आए। उसने जो मांगा था उससे कहीं ज्यादा था। गर्म रोटी, मक्खन और शहद और ब्लैकबेरी प्रिजर्व, बेकन का एक टुकड़ा और एक नरम उबला हुआ अंडा, पनीर का एक टुकड़ा, पुदीने की चाय का एक बर्तन, और इसके साथ मास्टर लुविन भी आए। मेरा बेटा कैसा है मास्टर? कैटलिन ने सारा खाना देखा और पाया कि उसे कोई भूख नहीं है। मास्टर लुविन ने अपनी आंखें नीची कर लीं। बदला नहीं मेरी रानी। यह वही उत्तर था जिसकी उसे उम्मीद थी, न ज्यादा और न ही कम। उसके हाथ दर्द से कांप रहे थे, मानो ब्लेड अभी भी उसके अंदर हो, गहरी चोट पहुंचा रहा हो। उसने नौकरों को दूर भेज दिया और रॉब की ओर देखा। क्या तुम्हारे पास अभी भी जवाब है? किसी को डर है कि ब्रैन जाग सकता है, रॉब ने कहा। डर है कि वह क्या कहेगा या करेगा, डर है कि उसे कुछ पता है। कैटलिन को उस पर गर्व था। बहुत अच्छा। वह गार्ड के नए कप्तान की ओर मुड़ी। हमें ब्रैन को सुरक्षित रखना चाहिए। अगर एक हत्यारा था तो अन्य भी हो सकते हैं। आपको कितने गार्ड चाहिए मैडम? हैल ने पूछा। जब तक लॉर्ड एडवर्ड दूर हैं, मेरा बेटा विंटरफेल का मालिक है, उसने उससे कहा। रॉब थोड़ा लंबा खड़ा हुआ। एक आदमी को रात और दिन बीमार कमरे में रखो, एक दरवाजे के बाहर, 2 सीढ़ियों के नीचे। मेरे या मेरी मां के वारंट के बिना कोई भी ब्रैन को नहीं देखता। जैसा आप कहें मिस्टर। अभी करो, कैटलिन ने सुझाव दिया। लेडी स्टार्क, सर रॉड्रिक ने गार्डमैन के चले जाने के बाद कहा, क्या आपने हत्यारे द्वारा इस्तेमाल किए गए खंजर को देखा? परिस्थितियों ने मुझे इसे करीब से जांचने की अनुमति नहीं दी, लेकिन मैं इसकी धार की गारंटी दे सकती हूं। कैटलिन ने एक सूखी मुस्कान के साथ उत्तर दिया। तुम क्यों पूछ रहे हो?
हमने पाया कि चाकू अभी भी खलनायक की मुट्ठी में था। मुझे लगा कि यह ऐसे आदमी के लिए बिल्कुल भी बढ़िया हथियार नहीं था, इसलिए मैंने इसे लंबे समय तक और ध्यान से देखा। ब्लेड वेलेरियन स्टील का है, मूठ ड्रैगन बोन की है। ऐसे हथियार का उसके जैसे लोगों के हाथों में होना बेकार है। किसी ने इसे उस दिया है। कैटलिन ने सोच में सिर हिलाया। रॉब, दरवाजा बंद करो। उसने उसे अजीब तरह से देखा, लेकिन उसने जैसा कहा वैसा ही किया। मैं जो तुम्हें बताने जा रही हूं वह इस कमरे से बाहर नहीं जाना चाहिए, उसने उनसे कहा। मुझे इस पर तुम्हारी शपथ चाहिए। अगर मुझे जो संदेह है उसका थोड़ा सा भी हिस्सा सच है तो नेड और मेरी लड़कियां जानलेवा खतरे में हैं और गलत कानों में एक शब्द उनकी जान ले सकता है। लॉर्ड एडार्ड मेरे लिए दूसरे पिता हैं, थियोन ग्रेजॉय ने कहा। मैं ऐसा करता हूं। तुम मेरी शपथ लेते हो, मास्टर लुविन ने कहा। और मेरी महिला, सर रॉड्रिक ने कहा। उसने अपने बेटे की ओर देखा। और तुम, रॉब? उसने अपनी सहमति में सिर हिलाया। मेरी बहन लिसा का मानना है कि लैनिस्टर्स ने उसके पति लॉर्ड एरिन राजा के हाथ की हत्या कर दी, कैटलिन ने उन्हें बताया। मुझे लगता है कि जैमे लैनिस्टर उस दिन शिकार में शामिल नहीं हुआ था जिस दिन ब्रैन गिर गया था। वह यही महल में रहा। कमरे में मौत जैसी शांति थी। मुझे नहीं लगता कि ब्रान उस टॉवर से गिरा, उसने शांति में कहा। मुझे लगता है कि उसे फेंक दिया गया था। उनके चेहरों पर सदमा साफ दिख रहा था। मेरी लेडी, यह एक राक्षसी सुझाव है, रॉड्रिक कैसल ने कहा। यहां तक कि किंग्सलेयर भी एक मासूम बच्चे की हत्या पर सिहर उठेगा। ओह, क्या वह करेगा? थियोन ग्रेजॉय ने पूछा। मुझे आश्चर्य है। लैनिस्टर के गर्व या लैनिस्टर महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं है, कैटलिन ने कहा। लड़का अतीत में हमेशा एडिग रहा था, मास्टर लुविन ने सोच समझ कर कहा। वह विंटरफेल के हर पत्थर को जानता था। भगवान, रॉब ने कसम खाई। उसका युवा चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। अगर यह सच है तो उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं, मूर्ख बालक। रोब ने शर्मिंदा होकर अपनी तलवार म्यान में रख ली। अचानक फिर से बच्चा बन गया। कैटलिन ने सर रॉड्रिक से कहा, मैं देख रही हूं कि मेरा बेटा अब स्टील पहन रहा है। बूढ़े मास्टर एट आर्म्स ने कहा। मुझे लगा कि यह समय आ गया है। रॉब उसे उत्सुकता से देख रहा था। समय बीत चुका है, उसने कहा। विंटरफेल को जल्द ही अपनी सभी तलवारों की जरूरत पड़ सकती है और वे लकड़ी से बनी नहीं होनी चाहिए। थियोन ग्रेजॉय ने अपने ब्लेड के मूठ पर हाथ रखा और कहा, मेरी रानी, अगर ऐसा होता है तो मेरा घराना आपका बहुत बड़ा एरणी है। मास्टर लुविन ने अपनी चेन कॉलर को खींचा जहां यह उसकी गर्दन पर रगड़ रही थी। हमारे पास केवल अनुमान है। यह रानी का प्रिय भाई है जिस पर हम आरोप लगाना चाहते हैं। वह इसे अच्छी तरह से नहीं लेगी। हमारे पास सबूत होना चाहिए या हमेशा के लिए चुप रहना चाहिए। आपका सबूत खंजर में है, सर रॉड्रिक ने कहा। इस तरह की बढ़िया ब्लेड किसी की नजर में नहीं आएगी। कैटलिन को एहसास हुआ कि इसकी सच्चाई जानने के लिए केवल एक ही जगह थी। किसी को किंग्स लैंडिंग जाना चाहिए। मैं जाऊंगा, रॉब ने कहा। नहीं, उसने उससे कहा, तुम्हारा स्थान यही है। विंटरफेल में हमेशा एक स्टार्क होना चाहिए। उसने सर रॉड्रिक को उसकी बड़ी सफेद मूंछों के साथ ग्रे लबादे में मास्टर लुविन को दुबले पतले काले और उतावले युवा ग्रेजॉय को देखा। किसे भेजें, किस पर विश्वास किया जाएगा? तब उसे पता चल गया। कैटलिन ने कंबल को पीछे धकेलने के लिए संघर्ष किया। उसकी पट्टियां बंधी उंगलियां पत्थर की तरह सख्त और अडिग थीं। वह बिस्तर से बाहर निकली। मुझे खुद जाना होगा। मेरी महिला, मास्टर लुविन ने कहा। क्या यह बुद्धिमानी है? निश्चित रूप से लैनिस्टर्स आपके आगमन का संदेह के साथ स्वागत करेंगे। ब्रान के बारे में उसका जीवन देवताओं और मास्टर लुविन के हाथों में है, जैसा कि आपने मुझे खुद याद दिलाया, रॉब। मुझे अब दूसरे बच्चों के बारे में सोचना है। आपको एक मजबूत अनुरक्षक की आवश्यकता होगी, मेरी महिला, थियोनन ने कहा। मैं हेल को गार्डमैन के एक दल के साथ भेजूंगा, रॉब ने कहा। नहीं, कैटलिन ने कहा। एक बड़ी पार्टी अवांछित ध्यान आकर्षित करती है। मैं नहीं चाहता कि लैनिस्टर्स को पता चले कि मैं आ रहा हूं। सर रॉड्रिक ने विरोध किया। मेरी महिला, मुझे कम से कम आपके साथ जाने दो। किंग्स रोड अकेली महिला के लिए खतरनाक हो सकता है। मैं किंग्स रोड नहीं जाऊंगी,
कैटलिन ने जवाब दिया। उसने एक पल सोचा, फिर सहमति में सिर हिलाया। 2 सवार एक जितनी तेजी से आगे बढ़ सकते हैं और एक लंबे सवार से भी कहीं ज्यादा। तेज वैगनों और व्हील हाउसों से लदा स्तंभ। मैं आपकी कंपनी का स्वागत करूंगा सर रॉड्रिक। हम समुद्र में व्हाइट नाइफ का अनुसरण करेंगे और व्हाइट हार्बर में एक जहाज किराए पर लेंगे। मजबूत घोड़े और तेज हवाएं हमें नेड और लैनिस्टर्स से काफी पहले किंग्स लैंडिंग तक पहुंचा देंगी। और फिर उसने सोचा, हम देखेंगे कि हमें क्या देखना है। ई संसा डियर्ड स्टार्क भोर से पहले ही निकल गया था। सेप्टा मोर्डेन ने संसा को सूचित किया क्योंकि उन्होंने अपना उपवास तोड़ा। राजा ने उसे बुलाया है। एक और शिकार, मुझे विश्वास है इन जमीनों में अभी भी जंगली औरोच हैं, मुझे बताया गया है। मैंने कभी औरोच नहीं देखा, संसा ने कहा, मेज के नीचे लेडी को बेकन का एक टुकड़ा खिलाते हुए। डायर वुल्फ ने इसे उसके हाथ से ले लिया, एक रानी की तरह नाजुक। सेप्टा मोर्डेन ने अस्वीकृति में सूंघ लिया। एक महान महिला अपनी मेज पर कुत्तों को नहीं खिलाती है। उसने कंघी का एक और टुकड़ा तोड़कर शहद को अपनी रोटी पर टपकने दिया। वह कुत्ता नहीं है, वह एक भयंकर भेड़िया है, संसा ने बताया, जबकि लेडी ने अपनी उंगलियों को खुरदरी जीभ से चाटा। वैसे भी पिताजी ने कहा कि हम चाहें तो उन्हें अपने साथ रख सकते हैं। सेप्टा को संतुष्ट नहीं किया गया। तुम एक अच्छी लड़की हो संसा, लेकिन मैं कसम खाता हूं, जब उस प्राणी की बात आती है तो तुम अपनी बहन आर्या की तरह ही जिद्दी हो, उसने गुस्से से कहा। और आज सुबह आर्या कहां है? उसे भूख नहीं लगी थी, संसा ने कहा, यह अच्छी तरह से जानते हुए कि उसकी बहन शायद कुछ घंटे पहले रसोई में चुपके से गई होगी और किसी रसोइये के लड़के से नाश्ता मंगवाया होगा। उसे आज अच्छे कपड़े पहनने की याद दिलाओ, शायद ग्रे वेलवेट। हम सभी को रानी और राजकुमारी मायरसेला के साथ शाही व्हील हाउस में सवारी करने के लिए आमंत्रित किया गया है और हमें अपना सर्वश्रेष्ठ दिखना चाहिए। संसा पहले से ही अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में दिख रही थी। उसने अपने लंबे भूरे बालों को चमकने तक ब्रश किया था और अपने सबसे अच्छे नीले रेशमी कपड़े चुने थे। वह 1 सप्ताह से अधिक समय से आज के दिन का इंतजार कर रही थी। रानी के साथ सवारी करना एक बड़ा सम्मान था और इसके अलावा राजकुमार जोफ्रे भी वहां हो सकता था, उसका मंगेतर। बस ये सोचते ही उसके अंदर एक अजीब सी हलचल सी होने लगी। भले ही उनकी शादी को सालों साल होने वाले नहीं थे। संसा आस अभी तक जोफ्रे को वास्तव में नहीं जानती थी, लेकिन वह उससे पहले से ही प्यार करती थी। वह वैसा ही था जैसा उसने कभी अपने राजकुमार के बारे में सपना देखा था, लंबा और सुंदर और मजबूत, सुनहरे बालों वाला। वह उसके साथ समय बिताने के हर मौके को संजोती थी, भले ही वे बहुत कम थे। आज उसे केवल आर्या से डर लगता था। आर्या के पास सब कुछ बर्बाद करने का एक तरीका था। आप कभी नहीं जानते कि वह क्या करेगी। मैं उसे बता दूंगी, संसा ने अनिश्चितता से कहा, लेकिन वह हमेशा की तरह ही कपड़े पहनेगी। उसे उम्मीद थी कि यह बहुत शर्मनाक नहीं होगा। क्या मुझे माफ किया जा सकता है? आप कर सकते हैं। सेप्टा मोर्डेन ने खुद को और अधिक रोटी और शहद दिया और संसा बेंच से खिसक गई। लेडी उसके पीछे पीछे सराय के कॉमन रूम से भागती हुई उसके पीछे पीछे चली गई। बाहर वह चिल्लाहट और गालियों तथा लकड़ी के पहियों की चरमराहट के बीच एक पल के लिए खड़ी रही, जबकि लोग तंबू और मंडप तोड़ रहे थे और दूसरे दिन के मार्च के लिए गाड़ियों को लौट कर रहे थे। सराय पीले पत्थर की एक विशाल 3 मंजिला इमारत थी, जो सैंसा ने अब तक देखी सबसे बड़ी इमारत थी, लेकिन फिर भी इसमें राजा के दल के 1/3 से भी कम लोगों के लिए जगह थी, जो उसके पिता के घराने और सड़क पर उनके साथ शामिल हुए फ्री राइडर्स के जुड़ने से 400 से अधिक हो गए थे। उसने आर्य को ट्राइडेंट के तट पर पाया। वह निमेरिया को स्थिर रखने की कोशिश कर रही थी, जबकि वह आवश्यक अपने फर से सूखी मिट्टी को झाड़ रही थी। डायरवुल्फ इस प्रक्रिया का आनंद नहीं ले रहा था। आर्य ने वही सवारी के चमड़े पहने हुए थे जो उसने कल और परसों पहने थे। तुम बेहतर कुछ सुंदर पहनो, सांसा ने उससे कहा। सेप्टा मोर्डेन ने ऐसा कहा था। हम आज राजकुमारी मिर्सेला के साथ रानी के व्हील हाउस में यात्रा कर रहे हैं। मैं नहीं जा रही हूं, आर्य ने कहा, निमेरिया के उलझे हुए भूरे फर से उलझन को सुलझाने की कोशिश करते हुए। माइका और मैं ऊपर की ओर सवारी करने जा रहे हैं और घाट पर माणिकों की तलाश कर रहे हैं।
संसा ने अविश्वास से अपनी दुबली पतली छोटी बहन को देखा। तुम मानिकों की तलाश नहीं कर सकते। राजकुमारी हमारा इंतजार कर रही है। रानी ने हम दोनों को आमंत्रित किया है। मुझे परवाह नहीं है, आर्या ने कहा। व्हील हाउस में खिड़कियां भी नहीं हैं। तुम कुछ भी नहीं देख सकते। तुम क्या देखना चाहते हो? संसा ने नाराज होकर कहा। वह निमंत्रण से रोमांचित थी और उसकी बेवकूफ बहन सब कुछ बर्बाद करने जा रही थी, जैसा कि उसे डर था। यह सब सिर्फ खेत और होल्ड फास्ट है। ऐसा नहीं है, आर्या ने जिद करते हुए कहा। अगर तुम कभी हमारे साथ आती तो तुम देख पाती। मुझे घुड़सवारी से नफरत है, संसा ने उत्साह से कहा। इससे तुम सिर्फ गंदे, धूल भरे और दर्दनाक हो जाते हो। आर्या ने कंधे उचका दिए। चुप रहो, उसने निमेरिया पर झपट्टा मारा। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचा रही हूं। फिर उसने संसाओं से कहा, जब हम नेक को पार कर रहे थे तो मैंने 36 फूल गिने जो मैंने पहले कभी नहीं देखे थे, और माइका ने मुझे एक छिपकली शेर दिखाया। सांसा कांप उठी। वे 12 दिन से नेक नदी को पार कर रहे थे, एक टेढ़े मेढ़े रास्ते से नीचे उतरते हुए, एक अंतहीन काले दलदल से होकर, और उसे हर पल से नफरत थी। हवा नम और नम थी। रास्ता इतना संकरा था कि वे रात में ठीक से शिविर भी नहीं लगा सकते थे। उन्हें किंग्स रोड पर ही रुकना पड़ा। आधे डूबे हुए पेड़ों की घनी झाड़ियां उनके चारों ओर चिपकी हुई थीं। शाखाओं से पीली फफूंद की परतें टपक रही थीं। कीचड़ में बड़े बड़े फूल खिले हुए थे और स्थिर पानी के कुंडों पर तैर रहे थे। लेकिन अगर आप इतने मूर्ख थे कि उन्हें तोड़ने के लिए रास्ता छोड़ देते, तो आपको नीचे खींचने के लिए दलदली रेत इंतजार कर रही होती और पेड़ों से सांप देख रहे होते, और छिपकली शेर पानी में आधे डूबे हुए तैर रहे होते, जैसे आंखों और दांतों वाले काले लट्ठे। बेशक इनमें से किसी ने भी आर्या को नहीं रोका। एक दिन वह अपनी घोड़े जैसी मुस्कान के साथ वापस आई। उसके बाल उलझे हुए थे और उसके कपड़े कीचड़ से सने हुए थे। उसने पिता के लिए बैंगनी और हरे फूलों का एक फटा हुआ गुच्छा पकड़ा हुआ था। संसा को उम्मीद थी कि वह आर्या को खुद को सही तरीके से पेश आने और एक उच्च कुल की महिला की तरह व्यवहार करने के लिए कहेगा, लेकिन उसने ऐसा कभी नहीं किया। उसने केवल उसे गले लगाया और फूलों के लिए धन्यवाद दिया। इससे वह और भी खराब हो गई। फिर पता चला कि बैंगनी फूलों को जहर का चुंबन कहा जाता था और आर्या की बाहों पर दाने निकल आए। सांसा ने सोचा होगा कि शायद उसे सबक मिल गया होगा, लेकिन आर्या ने इस पर हंसी उड़ाई और अगले दिन उसने किसी अज्ञानी दलदली महिला की तरह अपनी बाहों पर मिट्टी मल ली, सिर्फ कि इसलिए क्योंकि उसकी दोस्त माइका ने उसे बताया था कि इससे खुजली बंद हो जाएगी। उसकी बाहों और कंधों पर भी चोट के निशान थे, गहरे बैंगनी रंग के निशान और फीके हरे पीले धब्बे। सांसा ने उन्हें तब देखा था जब उसकी बहन सोने के लिए कपड़े उतार रही थी। उसे ये कैसे लगे थे, यह सिर्फ 7 देवता ही जानते थे। आर्या अभी भी आगे बढ़ रही थी, निमेरिया की उलझनों को सुलझा रही थी और दक्षिण की ओर ट्रैक पर देखी गई चीजों के बारे में बातें कर रही थी। पिछले हफ्ते हमें यह भूतिया वॉच टावर मिला था और एक दिन पहले हमने जंगली घोड़ों के झुंड का पीछा किया था। तुम्हें उन्हें भागते हुए देखना चाहिए था जब उन्हें निमेरिया की गंध मिली थी। भेड़िया उसकी मुट्ठी में छटपटाया और आर्या ने उसे डांटा। बंद करो, मुझे दूसरी तरफ जाना है। तुम पूरी तरह से कीचड़ में सने हो। तुम्हें कॉलम नहीं छोड़ना चाहिए, सांसा ने उसे याद दिलाया। पिता ने ऐसा कहा था। आर्य ने कंधे उचका दिए। मैं बहुत दूर नहीं गया। वैसे भी निमेरिया पूरे समय मेरे साथ था। मैं भी हमेशा दूर नहीं जाता। कभी कभी वैगनों के साथ सवारी करना और लोगों से बात करना मजेदार होता है। सैंसा को पता था कि आर्य को किस तरह के लोगों से बात करना पसंद है। नौकर और दूल्हे और नौकरानी, बूढ़े आदमी और नंगे बच्चे, अनिश्चित जन्म के असभ्य बोलने वाले मुफ्तखोर। आर्य किसी से भी दोस्ती कर सकता था। यह मायका सबसे बुरा था। एक कसाई का लड़का, 13 साल का और जंगली। वह मांस की गाड़ी में सोता था और वध करने वाले ब्लॉक की गंध लेता था। उसे देखना ही सैंसा को बीमार करने के लिए पर्याप्त था, लेकिन आर्या को उसकी संगति ज्यादा पसंद थी। सैंसा का धैर्य अब खत्म हो रहा था। तुम्हें मेरे साथ आना होगा, उसने अपनी बहन से दृढ़ता से कहा। तुम रानी को मना नहीं कर सकती। सेप्टा मोर्डेन तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। आर्या ने उसे अनदेखा कर दिया। उसने ब्रश से जोर से झटका दिया।
निमेरिया ने गुर्राहट की और अपमानित होकर दूर चला गया। यहां वापस आओ, नींबू केक और चाय होगी, संसा ने वयस्क और समझदार तरीके से कहा। लेडी ने उसके पैर को छुआ। संसा ने अपने कान खुजाए और लेडी उसके बगल में घुटनों के बल बैठी आर्या को निमेरिया का पीछा करते हुए देख रही थी। जब आप पंख वाले तकिए पर लेटकर रानी के साथ केक खा सकती हैं, तो आप एक बदबूदार बूढ़े घोड़े की सवारी क्यों करना चाहती हैं और दर्द और पसीने से तर क्यों होना चाहती हैं? मुझे रानी पसंद नहीं है, आर्या ने लापरवाही से कहा। संसा ने अपनी सांस रोक ली। हैरान थी कि आर्या भी ऐसा कुछ कह सकती है, लेकिन उसकी बहन बेपरवाह होकर बड़बड़ाती रही। वह मुझे निमेरिया लाने भी नहीं देगी। उसने ब्रश को अपनी बेल्ट के नीचे रखा और अपने भेड़िए का पीछा किया। हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। निमेरिया ने उसे सावधानी से आते देखा। एक शाही चरखा घर भेड़िए के लिए कोई जगह नहीं है, संसा ने कहा, और राजकुमारी मायरसेला उनसे डरती है, आप यह जानते हैं। मायरसेला एक छोटी बच्ची है। आर्या ने निमेरिया को अपनी गर्दन से पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही उसने फिर से ब्रश निकाला, डायर वुल्फ छूट गया और भाग गया। निराश होकर आर्या ने ब्रश नीचे फेंक दिया। बुरा भेड़िया, वह चिल्लाई। सैंसा मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। केनेल मास्टर ने एक बार उससे कहा था कि जानवर अपने मालिक की तरह ही होते हैं। उसने लेडी को एक छोटा सा आलिंगन दिया। लेडी ने उसका गाल चाटा। सांसा खिलखिला उठी। आर्या ने सुना और घूरते हुए घूम गई। मुझे परवाह नहीं है कि तुम क्या कहते हो, मैं घुड़सवारी करने जा रही हूं। उसके लंबे घोड़े जैसे चेहरे पर जिद्दी भाव आ गया, जिसका मतलब था कि वह कुछ जानबूझकर करने जा रही थी। भगवान सच कहें आर्या, कभी कभी तुम एक बच्चे की तरह व्यवहार करती हो, सांसा ने कहा। तो मैं अकेले ही चली जाऊंगी। इस तरह से यह और भी अच्छा रहेगा। लेडी और मैं सभी नींबू केक खाएंगे और तुम्हारे बिना बस बेहतरीन समय बिताएंगे। वह चलने के लिए मुड़ी, लेकिन आर्या उसके पीछे चिल्लाई, वे तुम्हें लेडी को भी लाने नहीं देंगे। सांसा के जवाब के बारे में सोचने से पहले ही वह चली गई, नदी के किनारे निमेरिया का पीछा करते हुए। अकेली और अपमानित सांसा ने सराय में वापस जाने के लिए लंबा रास्ता तय किया, जहां उसे पता था कि सेप्टा मोर्डेन उसका इंतजार कर रही होगी। लेडी चुपचाप उसके बगल में चली गई। वह लगभग रोने लगी थी। वह बस यही चाहती थी कि चीजें अच्छी और सुंदर हों, जैसे कि वे गीतों में थीं। आर्या राजकुमारी मायरसेला की तरह प्यारी और नाजुक और दयालु क्यों नहीं हो सकती? उसे ऐसी बहन पसंद होती। संसा कभी नहीं समझ पाती कि दो बहनें जो सिर्फ 2 साल के अंतर से पैदा हुई थीं, इतनी अलग कैसे हो सकती हैं। अगर आर्या उनके सौतेले भाई जॉन की तरह कमीनी होती तो यह आसान होता। वह भी जॉन जैसी दिखती थी, स्टार्क्स के लंबे चेहरे और भूरे बालों के साथ, और उसके चेहरे या रंग में उनकी मां जैसी कोई बात नहीं थी। और जॉन की मां आम थी, या ऐसा लोग फुसफुसाते थे। एक बार जब वह छोटी थी, संसा ने मां से पूछा भी था कि शायद कोई गलती तो नहीं हुई, शायद ग्रुमकिंस ने उसकी असली बहन को चुरा लिया हो। लेकिन मां ने केवल हंसते हुए कहा था कि नहीं, आर्या उसकी बेटी और संसा की सच्ची बहन थी, उनके खून की खान। संसा सोच नहीं पा रही थी कि मां इसके बारे में झूठ क्यों बोलना चाहती है, इसलिए उसने सोचा कि यह सच होना चाहिए। जैसे ही वह शिविर के केंद्र के पास पहुंची, उसका दुख जल्दी ही भूल गया। रानी के व्हील हाउस के चारों ओर भीड़ जमा हो गई थी। संसा ने मधुमक्खियों के छत्ते की तरह भिनभिनाती हुई उत्साहित आवाजें सुनी। उसने देखा कि दरवाजे खुले हुए थे और रानी लकड़ी की सीढ़ियों के ऊपर खड़ी थी और किसी को देखकर मुस्कुरा रही थी। उसने उसे यह कहते हुए सुना, मेरे अच्छे प्रभुओं, परिषद हमें बहुत सम्मान देती है। क्या हो रहा है? उसने एक शूरवीर से पूछा जिसे वह जानती थी। परिषद ने हमें बाकी रास्ते तक ले जाने के लिए किंग्स लैंडिंग से घुड़सवार भेजे थे, उसने उसे बताया। राजा के लिए एक सम्मान गार्ड। देखने के लिए उत्सुक सैंसा ने लेडी को भीड़ के बीच से रास्ता साफ करने दिया। लोग डायर वुल्फ की तलाश में जल्दी से एक तरफ हट गए। जब वह करीब पहुंची तो उसने देखा कि 2 शूरवीर रानी के सामने घुटने टेक रहे हैं। उनके कवच इतने बढ़िया और भव्य थे कि उसे देखकर उसकी पलकें झपकनी पड़ गईं।
एक शूरवीर ने सफेद तामचीनी तराजू का एक जटिल सूट पहना था, जो नई नवेली बर्फ के मैदान की तरह चमक रहा था, जिसमें चांदी के खंभे और क्लैस्प थे जो धूप में चमक रहे थे। जब उसने अपना हेलमेट हटाया तो सैंसा ने देखा कि वह इचिबाई एक बूढ़ा था, जिसके बाल उसके कवच की तरह ही पीले थे। फिर भी वह इतना मजबूत और सुंदर लग रहा था। उसके कंधों से किंग्सगार्ड का शुद्ध सफेद लबादा लटका हुआ था। उसका साथी करीब 20 साल का आदमी था, जिसका कवच गहरे जंगल हरे रंग की स्टील प्लेट का था। वह सबसे सुंदर आदमी था जिसे संसा ने कभी देखा था। लंबा और शक्तिशाली, उसके काले बाल कंधों तक लटक रहे थे और साफ सुथरे चेहरे को ढक रहे थे, और उसकी हंसती हुई हरी आंखें उसके कवच से मेल खाती थीं। एक हाथ के नीचे सींगों वाला हेलमेट था, जिसका शानदार रैक सोने में चमक रहा था। पहले तो सैंसा ने तीसरे अजनबी को नोटिस नहीं किया। वह दूसरों के साथ घुटने नहीं टेका। वह एक तरफ खड़ा था, उनके घोड़ों के पास, एक दुबला पतला गंभीर आदमी जो चुपचाप कार्यवाही देख रहा था। उसका चेहरा दागदार और दाढ़ी रहित था, गहरी आंखें और धंसे हुए गाल। हालांकि वह बूढ़ा आदमी नहीं था, उसके पास केवल कुछ बाल बचे थे जो उसके कानों के ऊपर उगे हुए थे, लेकिन उसने उन्हें एक महिला की तरह लंबा कर लिया था। उसका कवच उबले हुए चमड़े की परतों के ऊपर लोहे के भूरे रंग का चेनमेल था, सादा और अलंकृत, और यह उम्र और कठिन उपयोग को दर्शाता था। उसके दाहिने कंधे के ऊपर उसकी पीठ पर बंधे ब्लेड का दागदार चमड़े का मूठ दिखाई दे रहा था। एक 2 हाथ वाली बड़ी तलवार जो उसकी कमर पर पहनने के लिए बहुत लंबी थी। राजा शिकार करने गया है, लेकिन मुझे पता है कि जब वह वापस आएगा तो तुम्हें देखकर खुश होगा, रानी उन 2 शूरवीरों से कह रही थी जो उसके सामने घुटने टेके हुए थे। लेकिन सांसा तीसरे आदमी से अपनी नजरें नहीं हटा पा रही थी। उसे उसकी नजर का वजन महसूस हो रहा था। धीरे से उसने अपना सिर घुमाया। महिला गुर्राई। सांसा स्टार्क ने कभी भी महसूस नहीं किया था। ऐसा भयानक डर अचानक उसके अंदर भर गया। वह पीछे की ओर बढ़ी और किसी से टकरा गई। मजबूत हाथों ने उसके कंधों को पकड़ लिया और एक पल के लिए सांसा को लगा कि यह उसके पिता हैं, लेकिन जब वह मुड़ी तो यह